हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। जितने भी फैक्ट एक टॉपिक जो मैं उठाऊंगी उससे सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। कोई फालतू चीज़ इसमें नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें से कुछ नहीं भूला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? तो 5 वंश थे टोटल। पहला था गुलाम वंश, फिर आता था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोदी। इनमें से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वंश कौन सा था, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा वंश टिका था, तो वो था तुगलक वंश। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहा था, सबसे कम टाइम पीरियड तक खिलजी वंश रहा था। ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? तो 1206 से 1526। 1526 से मुगल वंश आ जाता है, तो 1206 से 1526। पहला वंश यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, इसमें पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 था, केवल 4 साल, जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था एक दास के रूप में, लेकिन बाद में इसको अच्छे पद पे नियुक्त किया और बहुत सारी लड़ाइयों में इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। बाद में लोगों ने इसे बुला के इसे ही शासक बना दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी कुछ पदवी थी, जैसे मलिक, सिपह सलाहदार, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान ख्वां। मलिक और सिपह सलाहदार की इसने पदवी धारण की थी। सुल्तान की पदवी इसने धारण नहीं की थी। ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, ना तो अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो इसलिए इसे गुलाम वंश के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये एक दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि बाद में इसे दास्ता से मुक्ति मिल गई थी 1208 में, लेकिन पहले ये दास था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। लाख बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि इसने लाखों में दान दिया, बहुत ज़्यादा दान दिया, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। पील बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि इसने हाथियों का काफ़ी दान दिया था, इसलिए इसे पील बख्श कहते थे। दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1208 में। ये सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज यूपी पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को, और इसने कुछ लोगों को संरक्षण दिया जो लेखक थे। तो हसन निजामी को संरक्षण दिया, पूछा जा सकता है इसे। हसन निजामी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। और उसके बाद एक लोग को और संरक्षण दिया जिनका नाम था फ़ख्र मुदब्बिर। ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं, हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर। आगे स्थापत्य में देख लीजिए क्या क्या इन्होंने स्थापना करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो कि पहली मस्जिद कही जाती है भारत की। कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार काकी जो एक संत थे, उनके नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। बाद में इसको इस पर बिजली गिर गई थी, तो ऊपर वाली क्षतिग्रस्त हो गई थी बिल्डिंग कुतुब मीनार। तो फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर वाले चीज़ हटा के एक और एक्स्ट्रा मंजिल बनवा दी थी। तो इसमें पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका किसका योगदान है, या फिर कुतुब मीनार से संबंधित कौन कौन से राजा थे। तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी, इसलिए उनका भी नाम जुड़ता है। मृत्यु कब हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? 1210 में, चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए। मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। उसके बाद कौन शासक बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक था, जिसे इल्तुतमिश ने हरा दिया। इल्तुतमिश उस टाइम पे बदायूं का सूबेदार था और उसे बुलाया लोगों ने कि ये अयोग्य है आराम शाह, और आप इसको हरा के आप शासन ले लो। फिर इल्तुतमिश राजा बनता है 1210 से 1236। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो 1206 से 1210 तक था, 4 साल। उसके बाद आराम शाह बना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं था, उसी साल ही इल्तुतमिश बन गया था 1210 से 1236 में। और ये पहला एलबरी तुर्क था जो शासन है स्थापित किया था, जिसने पहला एलबरी तुर्क था। ये पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट वाइज, कैसा तुर्क था एलबरी तुर्क। उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? सुल्तान आजम, अमीर उल उमरा, ये खुद को इसने उपाधियाँ दी थी, कुछ लोगों ने दी थी। ईश्वर की भूमि का रक्षक इसने स्वयं को कहा था। ईश्वर के सेवकों का सेवक भी इसने खुद को कहा था। तो ये सब चीज़ें एक दो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे सुल्तान आजम या अमीर उल उमरा। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको खरीदा किसने था इल्तुतमिश ने? तो एक पहले दास था, ये मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था। बाद में इसको अच्छे पद पे नियुक्त किया, और बाद में ये ऐबक के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ये बदायूं का इक्तेदार था, या फिर गवर्नर था बदायूं का। उसके बाद ये चीज़ कई बार पूछी जा चुकी है। फिर बाद में इसने जूंद के युद्ध में आराम शाह को हराया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा बना था, अयोग्य जो था, उसको हराया था किस युद्ध में? जूंद का युद्ध। काफ़ी बार ये अरेंज करने को भी आता है। 1210 में हुआ था जूंद का युद्ध। राजधानी इसने स्थानांतरित कर दी, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने और क्या क्या किया था, सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया था और 1206 में खोखरों के दमन के कारण, जब खोखरों का दमन किया था इल्तुतमिश ने, उसी टाइम पे ही इसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। जो अब्बासी खलीफा थे उनके बेटे ने इसे मुक्ति दे दी थी, इसलिए इसे गुलाम नहीं कहा जाता है, इसे दास नहीं कहा जाता है इल्तुतमिश को। ये दास्ता से मुक्ति की बात किसने लिखी है, तो ताबकात-ए-नासिरी जो एक पुस्तक है जिसके लेखक मिन्हाज-उस-सिराज हैं, उनकी पुस्तक में ही ये बात लिखी गई है कि इन्हें किस तरह से मुक्ति मिली थी, कब मिली थी इल्तुतमिश को। आगे बात करेंगे 1234 से 35 में इल्तुतमिश के ही टाइम पे तुर्कों ने हिंदू मंदिर, एक बहुत फेमस प्राचीन मंदिर था विल्सा का मंदिर, वहाँ पे आक्रमण किया था, उसको लूटा था। और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसको भी तुर्कों ने लूटा था इल्तुतमिश के ही टाइम पे। कब लूटा था, 1234-35 में। इल्तुतमिश के टाइम पे एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है पृथु विद्रोह, जो कि अवध में हुआ था। तो पृथु विद्रोह किस एरिया से संबंधित है, अवध से। विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए जो एक नीति अपनाई थी उसका नाम था तुर्काने चहलगामी, जिसमें 40 सरदार की एक टुकड़ी होती थी जिसके माध्यम से इल्तुतमिश अपने विरोधी सरदारों को परास्त करता था। 1221 में चंगेज खान के आक्रमण को भी, उसके भय को भी टाला था, क्योंकि चंगेज खान भारत पे आक्रमण करने नहीं आ रहा था, लेकिन वो मगमर्नी का पीछा करते हुए उसे हराने के लिए आ रहा था चंगेज खान, तो भारत पे भी आक्रमण कर सकता था। मगमर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन सहायता से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। साथ ही साथ जो उसका दूत आया था सहायता मांगने के लिए, उसे भी मरवा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे इसे सहायता ना करना ही सही था, क्योंकि चंगेज खान बहुत खूंखार आक्रमणकारी था। आगे बात करेंगे 1230-31 में बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था इल्तुतमिश ने। 30-31 में ग्वालियर विजय के बाद रजिया के नाम के सिक्के चलाए थे। जो रजिया बेगम इनकी बेटी थी इल्तुतमिश की, उनके नाम के सिक्के चलाए थे। किस विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद। पहली बार तुर्क शासक ने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए। कोई ये पहला तुर्क शासक था ये जिसने शुद्ध अरबी शैली के सिक्के चलाए थे। इसने कई तरह के सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल काफ़ी फेमस है। सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है किसे, इल्तुतमिश को। हसन निजामी एक लेखक है, उन्होंने कहा है, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा व एक शासक वर्ग प्रदान किया। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कभी आ जाते हैं, पूछा जा सकता है ये किसका स्टेटमेंट है, तो किसका है, हसन निजामी का। आगे है 1231 में अपने बेटे नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। नासिरुद्दीन इसका बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका मकबरा 1231 में बनाया। और मकबरा शैली का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसी के टाइम से मकबरा बनना स्टार्ट हुआ था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था मरने से पहले ही, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो तुर्क अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया, जो कि उसका बेटा था। इल्तुतमिश के बेटे को राजा बनाया गया, लेकिन वो रजिया को बनाना चाहता था इल्तुतमिश। रुकनुद्दीन जो था ये जब आया, शासक बना, तो ये अयोग्य था। तो इसके टाइम पे जो सत्ता थी पूरी, इसकी माँ शाह तुर्काना के हाथ में थी। पूछा जा सकता है किस शासक के टाइम पे जो सारी सत्ता थी वो माँ के हाथ पे थी, शाह तुर्काना के हाथ में थी, तो रुकनुद्दीन के टाइम पे। या फिर रजिया के पहले कौन सा राजा बना था, तो रुकनुद्दीन बना था। फिर यहाँ पे रुकनुद्दीन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा था। ये शाह तुर्काना बहुत ही निर्दयी निरंकुश महिला थी। रजिया ने उसके बाद अपने लिए स्टैंड लिया। रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया था, 4 साल इसने भी किया था। और पहला वाला जो शासक हमने अभी कुतुबुद्दीन ऐबक देखा था, उसने भी 4 साल शासन किया था, 1206 से लेके 1210 तक। तो थोड़ा थोड़ा समानता दिखती है। फिर आगे बात करेंगे, जन समूह द्वारा रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बनाया गया। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है, मतलब ये सल्तनत काल में, कि जनता ने चूज़ किया है राजा को, जनता ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर दिया और रजिया को सुल्तान बना दिया। प्रमुख जो विरोधी अमीर थे जो कि रजिया का विरोध करते थे, उनमें कुछ नाम शामिल हैं। निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज, मलिक इजुद्दीन सलारी। यहाँ पे सलारी, कूची, अयाज ऐसे कुछ याद कर लीजिए थोड़ा सा। जानी, जुनैदी, इस तरह के जो नाम थे वो रजिया के विरोधी थे। पर्दा प्रथा का रजिया ने त्याग कर दिया था, पुरुषों के समान टोपी लगा के रहती थी। अब कुछ व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं जिसे विभिन्न पद मिले थे रजिया के टाइम पे। एतगीन को बदायूं का सूबेदार बनाया था रजिया ने। जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया था। अमीर आखुर जो अस्तबल का निरीक्षण करता है, अस्तबल की देखभाल करता है, उसे अमीर आखुर कहते हैं, वो बनाया था जलालुद्दीन याकूत को। अमीर हाजिब का एक पद होता था जो कि अल्तुनिया को दिया था, और इसी अल्तुनिया ने 1240 में विद्रोह कर दिया था रजिया के खिलाफ। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, तो इसी विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया वहाँ पे गई, और वहाँ गई तो अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जब वहाँ गई थी विद्रोह का दमन करने के लिए, तो जो अमीर थे यहाँ पे, जो दुश्मन थे रजिया के, उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया।
रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, जहाँ पे ये दमन करने गई थी 1240 में, वहीं पे अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की तरफ बढ़े। दोनों एक साथ एकजुट होकर दिल्ली की तरफ शासन जो सत्ता को पलटने के लिए फिर से बढ़े। लेकिन 12 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास हरियाणा में दोनों की हत्या कर दी गई थी। 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई। एल्फिंस्टन ने कहा है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। तो पूछा जा सकता है किसने कहा है? एल्फिंस्टन ने कहा है यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। तो इस तरह से 4 साल में रजिया की कहानी खत्म हो गई। 1240 में मृत्यु हो गई, 1236 में आई थी। आगे बात करेंगे, ये जो बहराम शाह जिसे अमीरों ने बैठाया था, मुइजुद्दीन बहराम शाह पूरा नाम है, 2 साल तक रहा, 1240 से 42 तक। और इसके टाइम पे सभी चीज़ें जो थी वो अमीरों के हाथ में थी। तो इसने एक पद बनाया जिससे वो उन्हीं अमीरों से जिसने उसे राजा बनाया है उसी से अपनी रक्षा कर सके। तो एक पद का सृजन किया जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात। यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहराम शाह के बारे में। रजिया के पहले कौन आया था? रुकनुद्दीन। रजिया के बाद कौन आया? बहराम शाह। तो ये छोटे वाले शासक का क्रम पूछ लिया जाता है, रजिया के पहले और बाद वाले का। तो नायब ए मुमलिकात का पद किसने बनाया? बहराम शाह ने। और 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था इसी के टाइम पे। तो एक चीज़ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था बहराम शाह के टाइम पे। उसके बाद जो शासक बना उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। 3 ये शासक रजिया के बाद बने हैं, 3 शासक जो कि छोटे छोटे शासक हैं। छोटे इसमें से नासिरुद्दीन महमूद तो काफ़ी टाइम तक रहा, लेकिन ये तीनों ही कुछ खास नहीं थे। इसके बाद आएगा बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 1242 से 46 तक था। उसके बाद इसकी समस्त शक्ति अमीरों के पास थी वो जो 40 लोग थे उन्हीं के पास थी। बलबन इसी के टाइम पे, मसूद शाह के टाइम पे ही बलबन अमीर हाजिब के पद पे, एक जो बहुत बड़ा पद था अमीर हाजिब का पद, उस पर नियुक्त हो गया था बलबन मसूद शाह के टाइम पे। ये बलबन के बारे में पूछा जा सकता है कि बलबन किसके टाइम पे नियुक्त हुआ था एक प्रमुख पद अमीर हाजिब पर? तो मसूद शाह के टाइम पे। उसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 65 तक था। 1246 से 65। यहाँ पे सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोटे छोटे राजा हैं उनके सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कब से कब तक थे, बस उनके बारे में जो खास चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इसका स्वभाव बहुत धार्मिक था, ये कुरान की नकल लिखता था, बहुत ही धार्मिक और सीधा साधा इंसान था नासिरुद्दीन महमूद। काफ़ी टाइम तक रहा, 46 से 65 तक। मिनहाजुद्दीन सिराज जो थे उन्होंने ताबकाते नासिरी जो लिखा है वो इसी नासिरुद्दीन महमूद के ही ऊपर लिखा है। इसमें ज़्यादा बातें नासिरुद्दीन महमूद की हैं। और उसके टाइम पे मिनहाजुद्दीन जो सिराज है ये काजी के पद पे नियुक्त हुआ था। काजी एक प्रमुख पद होता था, उस पर नियुक्त हुआ था मिनहाजुद्दीन सिराज। किसके टाइम पे? नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे। और बलवान को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? बलवान को एक उपाधि मिली थी उलूग खां, जो कि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। अब आता है बलबन। जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो 1265 से 1287 तक बलबन राजा रहा, और ये भी एक इलबरी तुर्क था। अभी हमने देखा था इल्तुतमिश भी इलबरी तुर्क था, बलबन भी इलबरी तुर्क था। जो मेन गुलाम वंश में शासक हुए, एक तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हमने देखा था, उसके बाद इल्तुतमिश देखा था जो कि एक मेन शासक था, फिर रजिया को देखा था, उसके बाद ये बलबन है एक इम्पॉर्टेंट शासक। तो ये 20 वर्ष तक वजीर पद पे पहले रह चुका था, उसके बाद राजा बना था, इसे काफ़ी एक्सपीरियंस था। वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वास्तविक नाम बहाउद्दीन। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद बलबन को खरीदा गया था। खरीदा किसने था? इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन को। इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने। और इसको बलबन को किसने खरीदा था? बलबन को खरीदा था इल्तुतमिश ने। रक्त और लौ की नीति अपनाई। कुछ चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है या फिर मैचिंग में आ जाता है। रक्त लौ की नीति बलबन ने अपनाई, और ये खुद को अफराज सियाब का वंशज कहता था। फिरदौसी के शाहनामे में ऐसा लिखा है। इसने जो इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी तुर्गान ने चहलकामी की, जिसमें 40 सरदार होते थे, तो इस 40 दल को इसने ख़त्म कर दिया, ये वाली प्रथा ख़त्म कर दी। अयोग्य सिपाही जितने थे उन्हें पेंशन देके पदमुक्त कर दिया। एक पद जो था बरीदे मुमालिक, एक गुप्तचर विभाग था, इसे संगठित किया बरीदे मुमालिक को। दीवाने अर्ज की स्थापना की, जो एक सैन्य विभाग था। पूछा जाता है, ये सभी दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। सिजदा पाबोस की जो प्रथा थी, जो लेट के पैर छूते हैं दरबार में आके, वो सब प्रथा की इसने शुरुआत कराई। ये अपने आप को एकदम सर्वे सर्वा दिखाना चाहता था कि मैं हूँ, भगवान हूँ, इस तरह से प्रेजेंट करता था खुद को। एक बहुत एकदम राजा वाला इसका एटीट्यूड था। राजा तो था ही, लेकिन एक बहुत अच्छा एटीट्यूड था। नौरोज की शुरुआत कराई। ये एक पारसी त्यौहार होता है नौरोज, उसकी भी शुरुआत कराई। ये मध्य एशिया से आया हुआ एक त्यौहार है। फिर बंगाल में तुगरिल का विद्रोह इसी बलबन के टाइम पे हुआ था। ये चीज़ पूछा जाता है, बंगाल में तुगरिल का विद्रोह किसके टाइम पे हुआ? तो ये हुआ था बलबन के टाइम पे।
फिर इसकी मृत्यु के बाद एक जो शासक बना उसका नाम था कैकुवाद। बलबन की मृत्यु के बाद अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन बना? कैकुवाद। बस इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुवाद। बलबन का उत्तराधिकारी था, और चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली सल्तनत का पहला वाला वंश, टोटल 5 वंश है। पहला वंश गुलाम वंश हमने कवर कर लिया था, जो कि 1206 से 1290 तक था। अब अगला वंश जो सबसे छोटा वंश कहा जाता है खिलजी वंश, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके सैन्य अभियान के बारे में, जहाँ जहाँ दक्षिण में विजय की थी, जिस राज्यों को जीता था उसके राजा कौन थे, ये सभी चीज़ें, और उनका क्रम पूछा जाता है। बहुत सारे पद का सृजन किया था, उन पदों को क्या कहते हैं, उन पदों का नाम क्या था, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा वंश था दिल्ली सल्तनत का, ये 30 साल तक लगभग रहा था ये। और सबसे बड़ा वंश अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का, तो तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि जब तक शासक बना तब तक ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, तो 1290 से 1296 तक केवल 6 साल ये शासक रहा। खिलजी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक। कैकुवाद जो कि अंतिम था गुलाम वंश का, एक अंतिम प्रमुख राजा था कैकुवाद। वैसे तो उसके बाद कैमुअस भी हुआ था, लेकिन वो कहा नहीं जाता है गुलाम वंश का। अंतिम कैकुवाद को ही मानते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक, और इसी ने इसे जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। राज्याभिषेक इसने कहाँ करवाया था अपना? तो कैकुवाद का जो एक किला था, अपूर्ण किला था, मतलब पूरा बना नहीं था, उसी में इसने 1290 में 13 जून 1290 में अपना राज्याभिषेक कराया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि 90 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी केवल 6 साल था। वैसे ये भी चीज़ नहीं पूछा जाता है टाइम पीरियड, बस इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट पे उतना फोकस मत करिए, तब भी चलेगा। जलालुद्दीन खिलजी जो था ये उदार शासक था एक, और हिंदू जनता को भी इसने काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद दे रखे थे, और इसने एक दुर्बल नीति अपनाई थी, जिसके तहत ये कहता था कि मैं एक बूढ़ा शासक हूँ, कोई ज़्यादा विद्रोह ना करे, मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी कहता था। वैसे ये हमेशा उदार नहीं रहा है। एक ईरानी फ़कीर थे सीदी मौला, उनको ये इसने हाथी के पैरों तले रौंदवा दिया था, तो ये इसकी उदारता का लक्षण तो नहीं दिखता है, लेकिन कहा जाता है काफ़ी उदार राजा था, मतलब जितने बाकी थे उनसे उदार था। मुसलमानों का दक्षिण विजय का पहला आक्रमण इसी के टाइम पे हुआ था, देवगिरी का आक्रमण, जो कि किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके टाइम पे ही अलाउद्दीन खिलजी आ गया था, इसके अंदर काम करता था, वो कड़ा का सूबेदार था, लेकिन उसने देवगिरी को जीता जब ये शासक था तभी। देवगिरी के शासक का नाम था राजा रामचंद्र देव। और इसी के टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे इसका अंतिम जब शुरुआत हुई थी तभी 1290 से 1296 तक था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में एक विद्रोह हुआ था, कड़ा मानिकपुर का विद्रोह, जो कि मलिक छज्जू ने किया था, जिसको इसने क्षमा कर दिया, इसलिए इसकी उदारता इसमें लक्षित होती है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1296 में। मृत्यु क्या, हत्या हो जाती है। हत्याकर्ता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह मार डालता है, तो उसी तरह से कड़ा में ही मृत्यु हो जाती है 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की। जब अलाउद्दीन खिलजी जीत के आया रहता है देवगिरी को, उसी टाइम बधाई देने के लिए जलालुद्दीन उसके पास जाता है, तभी वो मार डालता है धोखे से अलाउद्दीन खिलजी, और खुद राजा बन जाता है। अब ज़्यादा चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछी जाती हैं, तो इसे ध्यान से देखना है। 1296 से 1316 तक रहा, इसमें इतने ही दिन में इसने बहुत सारे काम किए। मूल नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प। उपाधियाँ कौन कौन सी थी? सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी। खुद को ये सिकंदर द्वितीय कहता था और सिकंदर सानी कहता था। इसके टाइम पे कुछ विद्रोह हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन के खिलाफ हुए थे। 9 मुस्लिमों का विद्रोह। 9 मुस्लिमी कुछ लोग थे जो जाके दिल्ली के ही आसपास बस गए थे। एक अलग आसफ शाह नाम का एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में कुछ लोग अलग जाके बस गए थे, उन्हें 9 मुस्लिम कहा जाता था, तो उनका विद्रोह हुआ था। अकत खां का विद्रोह हुआ था, मंगू खां का विद्रोह हुआ था, हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। इसको नाम 2-3 बार रट लीजिए, याद हो जाएगा। 9 मुस्लिम विद्रोह, अकत खां का विद्रोह, मंगू खां का, हाजी मौला का। आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जितने विद्रोह हुए उनके उन्मूलन के लिए कौन कौन सा उपाय किया, तो स्टेटमेंट वाइज यूपी पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धनी व्यक्तियों की जितनी संपत्ति थी उसे जब्त कर ली और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद गुप्तचर विभाग का गठन किया अच्छे से, जिससे सभी जानकारी उसे प्राप्त हो। मद्य निषेध यानी शराब निषेध उसने करवा दी। अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दी। जो अमीर लोग, सरदार लोग थे, उनके मेल मिलाप पर रोक लगा दी। इस तरह से वो विद्रोह का उन्मूलन किया। ये उपाय किए थे उसने। फिर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके टाइम पे हुए थे अगर पूछा जाए, तो इसी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे।
और इसने इन मंगोल आक्रमण का दमन करने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और तलवार और रक्त की नीति किसने अपनाई है? अलाउद्दीन खिलजी ने। रक्त और तलवार या तलवार और लौह कुछ भी कह सकते हैं, इसमें बस तलवार आ जाएगा तो समझ लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विश्वास पात्र सेना नायक थे जो इंपॉर्टेंट हैं। नुसरत खां, उलूग खां, जफ़र खां, अकद खां। नुसरत खां, उलूग खां, जफ़र खां, अकद खां, सबके में खां लगाए लास्ट में। और इसका एक जो मेन जिसे खरीदा था नुसरत खां ने गुजरात विजय के टाइम पे, मलिक काफूर, 1000 में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसने जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के आक्रमण थे, दक्षिण विजय, सब इसी मलिक काफूर ने की थी। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, जो एक हिजड़े की तरह रहता है, वही है मलिक काफूर। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार क्या क्या था, इसमें ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा बनने से पहले 1292 में मालवा पर आक्रमण किया था इसने। भिलसा नगर को लूटा था इसने। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कड़ा में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान उसने कड़ा में ही खुद को घोषित कर दिया था, जहाँ पे जलालुद्दीन को मारा था। लेकिन राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दिल्ली आकर बलबन का जो राजमहल था, पुराना राजमहल, वहीं पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन का एक राजा तो सिद्धांत था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, वो अपना निरंकुश शासन करता था। आगे बात करेंगे। ये एक नए धर्म की भी स्थापना करवाना चाहता था, लेकिन इसके एक मित्र ने इसे मना कर दिया कि आप ऐसा मत करिए। अलाउद्दीन खिलजी अपने हिसाब से काम करता था, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं था। अब देखेंगे अलाउद्दीन के विजय अभियान। तो विजय अभियान का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कई पुस्तकें आएंगी जो मैचिंग में पूछी जाती हैं। तो पूरा लिस्ट, पूरा दिल्ली सल्तनत की लिस्ट हम लास्ट में कभी देख लेंगे, लेकिन लिस्ट देखने में कन्फ्यूजन होता है कौन सा लेखक किसका है, लेकिन बीच बीच में जब आता रहता है तो चीज़ें याद रहती हैं। तारीख़ फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, तारीख़ फिरोज शाही, इसमें अलाउद्दीन विजय वर्णन मिलता है। खजाइन उल फुतूह, जो कि अमीर खुसरो की पुस्तक है, इसमें भी इसकी विजय का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो का एक बहुत अच्छा स्थान था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। पद्मावत पिक्चर में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार वो मूवी देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 भाग, उसमें सभी चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन अब थोड़ा चीज़ें तो उससे क्लियर हो ही जाती हैं। 2 भाग हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय के, एक उत्तर भारत के अभियान, दूसरा है दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान का क्रम पूछा जाता है तो पहला जो उसने विजय की थी राजा बनने के बाद, वो थी गुजरात विजय, जो कि 1297-98 में उसने की थी। कहीं 97 मिलेगा, कहीं पे 98 मिलेगा। रणथंबोर विजय उसने कब की थी? 1301 में। रणथंबोर वाली एग्जैक्ट पूछ ली जाती है, चित्तौड़ वाली एग्जैक्ट पूछ ली जाती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लगभग इसका क्रम पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी पहले हुई थी, या फिर इन्हें अरेंज करिए। गुजरात विजय पहले, उसके बाद रणथंबोर विजय 1301 में, चित्तौड़ विजय 1303 में, मालवा विजय हुई थी 1305 में, उसके बाद सिवान विजय हुई थी 1308 में, जालौर विजय हुई थी 1311 में। तो अंतिम विजय इसकी जो थी वो यहाँ पे जालौर, उत्तर क्षेत्र में जालौर विजय थी। आगे बात करेंगे। पहले रणथंबोर है, उसके बाद चित्तौड़ है, याद रखिएगा। गुजरात विजय में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो अभियान में कौन कौन गया था जो इसके सेना नायक थे, तो यहाँ पे नुसरत खां गया था और जफ़ा खां गया था। नुसरत खां और जफ़ा खां। गुजरात का जब इसने आक्रमण किया, उस टाइम पे गुजरात का राजा कौन था? गुजरात का शासक था रायकर्ण। रायकर्ण पराजित हो गया और वो अपनी बेटी देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गया था। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव, वहाँ के शासक थे देवगिरी के। वहाँ पे भाग गया था अपनी बेटी देवल देवी के साथ, और इसकी जो पत्नी थी वो यहीं रह गई, रायकर्ण की पत्नी, जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और उसको एक उपाधि दी, जो उपाधि थी लाड़ मल्लिका। उसके बाद इसी अभियान के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा था, जो अभी हमने बात की थी। गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा था। अगला जो विजय इसका है, पहली विजय हो गई गुजरात, अगली है रणथंबोर विजय, जो कि 1301 में हुई थी। उस टाइम पे रणथंबोर का जो शासक था वो था हमीर देव चौहान, और इसको पराजित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। नुसरत खां यहाँ पे मारा गया था, ये याद रखिएगा किस इसके अभियान में नुसरत खां मारा गया था। इसका प्रमुख सेना नायक था नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का, और वो रणथंबोर अभियान में मार दिया गया। हमीर देव चौहान की जो पत्नी थी रंग देवी, या फिर संग देवी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसने जौहर कर लिया था इसी रणथंबोर अभियान के बाद। तो किसकी पत्नी ने? रणथंबोर की पत्नी का नाम क्या था पूछा जा सकता है, रंग देवी, जिसने जौहर कर लिया। इस अभियान में मारा कौन गया था? नुसरत खां। और इसी अभियान में नुसरत खां के साथ एक लोग और गए थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस अभियान में शामिल हुआ था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। आगे बात करेंगे चित्तौड़ अभियान, जो कि 1303 में हुआ था रणथंबोर के बाद। उस टाइम पे यहाँ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह।
जो मूवी है, बार बार मैं मूवी की बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उकसा रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ के आप मूवी देखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। राणा रतन सिंह पे ही आधारित थी पूरी मूवी जो थी ये पद्मावत, उन्हीं की जो पत्नी पद्मावती के पर आधारित थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जो 1240 में लिखी गई, पद्मावत। इसके अनुसार रानी पद्मावती की सुंदरता से आसक्त होकर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ आक्रमण जो 1303 वाला था। लेकिन मूल कारण जो कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मूल कारण था राजपूताना पर नियंत्रण करना, उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना। तो 2 कारण इसके हो सकते हैं। मालवा अभियान कब किया? चित्तौड़ के बाद 1305 में। उस टाइम पे वहाँ का राजा था महलक देव। महलक देव भी पराजित हो गया, इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है सीवान या फिर बाड़मेर का जो अभियान था 1308 में हुआ। इस टाइम पे सीवान के या फिर बाड़मेर के शासक कौन थे? शीतल देव। फिर आता है जालौर अभियान 1311 में। उस टाइम पे यहाँ के शासक थे कन्हड़ देव सोनगरा चौहान। तो यहाँ पे सिर्फ शासक के नाम इंपॉर्टेंट है और इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा सभी क्रम। ये पूरा PDF आपको UPPCS की टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मिल जाएगा। चलिए अगला है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दक्षिण के अभियान। अब दक्षिण भारत के अभियान में जो पहला अभियान था वो था देवगिरी आक्रमण, जो कि 1307 से 8 के बीच में था। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, जो कि यादव वंश से संबंधित है। इसके वंश के नाम भी, दक्षिण भारत वाले वंश के नाम भी पूछ ले जाते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं कि कौन सा रामचंद्र देव किस वंश से संबंधित थे, तो यादव वंश से देवगिरी के शासक थे। और यहाँ पे जो आक्रमण करने वाले थे वो कौन कौन? मलिक काफूर और अल्प खां। जितना भी दक्षिण भारत का अभियान है सब में मलिक काफूर जरूर रहेगा। रामचंद्र देव को बंदी बना लिया गया और यहाँ पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि रामचंद्र देव के पास ही गुजरात के जो शासक रायकांड भागा था अपनी बेटी देवल देवी के साथ, उसको इसने संरक्षण दे दिया था, तो उसका भी बदला लेना था अलाउद्दीन खिलजी को। तो यहाँ पे रामचंद्र देव को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और उनका जो देवगिरी उनका राज्य था वो भी वापस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी झव्यपाली का विवाह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से, तो इसलिए छोड़ दिया गया उसे। और रामचंद्र को इसी दौरान राय रायन की भी उपाधि दी गई थी। तो ये कौन सा अभियान था? देवगिरी अभियान। राय रायन की उपाधि किसे मिली? रामचंद्र को। फिर 1313 में रामचंद्र की जब मृत्यु हो गई तो इसका बेटा शंकर देव शासक बना। ये देवगिरी की ही बात हो रही है। और इसने फिर से दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध जो है तोड़ दिया। जो उपहार वगैरह हर साल भेजे जाते थे वो सब भेजना बंद करवा दिया। तो एक बार फिर से मलिक काफूर ने अभियान किया था 1313 में। एक बार जो 1308 में किया था, 1307-8 में, उसके बाद फिर से एक अभियान हुआ देवगिरी का 1313 में। अब अगला अभियान आता है तेलंगाना अभियान, या फिर इसे वारंगल अभियान भी कहते हैं। ये 1309 से 1310 था। इसमें शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र द्वितीय, जो कि काकतीय वंश से संबंधित था। वारंगल अभियान जो था वो काकतीय वंश के विरुद्ध था। पूछा जा सकता है इनमें से ये वाले राजा प्रताप रुद्र द्वितीय किस वंश से संबंधित हैं? काकतीय वंश। पराजय इन्होंने स्वीकार कर ली अपनी, और यहाँ से इसी तेलंगाना अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी को जो गोलकुंडा के खान का कोहिनूर हीरा था वो भी मिला था। तो किस अभियान के दौरान कोहिनूर मिला? वारंगल अभियान के दौरान या फिर तेलंगाना अभियान के दौरान। आगे बात करेंगे द्वार समुद्र का जो विजय थी। ये द्वार समुद्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये 1311 में ये विजय की गई थी। उस टाइम पे यहाँ का शासक कौन था? तो होयसल वंश यहाँ पे चल रहा था। शासक था बल्लाल देव तृतीय। और ये पराजित हो गया, लेकिन बाद में इससे मित्रता कर ली थी मलिक काफूर ने। और इसी ने जो दक्षिण भारत में पांड्य वंश था उसको भी विजित करने का रास्ता इसने दिखाया था बल्लाल देव द्वितीय ने, क्योंकि ये मित्र बन गया था मलिक काफूर का। तो मदुरै विजय भी 1311 में ही कर ली उसने। पांड्य शासक उस टाइम पे वहाँ पे थे। वीर पांड्य और सुंदर पांड्य 2 भाई थे, आपस में लड़ रहे थे शासन के लिए। उसी टाइम पे मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया और वहाँ से बहुत सारी संपत्ति मिली मलिक काफूर को। तो इस तरह से ये सभी दक्षिण भारत के भी अभियान हो गए। लास्ट वाला था मदुरै, उसके पहले द्वार समुद्र, फिर तेलंगाना वारंगल का था, फिर यहाँ पे देवगिरी का। देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, मदुरै, तो ये सभी क्रम पूछ लिए जाते हैं। अलाउद्दीन की स्थापत्य देखिए, सीरी महल बनवाया है दिल्ली में, हौजे खास दिल्ली में, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, हजार सितून जो कि स्तंभों का एक स्थापत्य है ये दिल्ली में। फिर जमात खाना मस्जिद जो कि निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास बनी है, ये भी दिल्ली में। ये सभी चीज़ें दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। अब आगे कुछ सैन्य सुधार, कौन कौन से सैन्य सुधार किए इसने?
तो सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की, सैनिकों को का हुलिया लिखने की शुरुआत की कि सैनिक किस तरह से दिखते हैं, उनका हुलिया लिखा होना चाहिए। घोड़ों को दागने की परंपरा शुरू की। इसके अलावा आर्थिक सुधारों में देखा जाए तो आर्थिक सुधारों का वर्णन हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाएंगी पुस्तकें। तारीख़ फिरोज़शाही जो कि बर्नी की रचना है, उसमें इसके आर्थिक सुधार मिलते हैं। खजाइन उल फुतूह जो कि अमीर खुसरो की रचना है, उसमें मिलते हैं। फुतूह ए सलातीन जो कि इसामी की रचना है, उसमें भी इसके आर्थिक सुधार मिलते हैं। इसके अलावा रहला में मिलते हैं, रहला जो कि इब्न बतूता की पुस्तक है, उसमें इसके अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार मिलते हैं। बाजार नियंत्रण में क्या किया, बाजार को बहुत अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज करवाया था। गल्ला बाजार और सराय अदल और घोड़े मवेशी तीनों के लिए अलग अलग बाजारें इसने बनवाई थी। गल्ला बाजार में नियंत्रण के लिए एक अधिकारी रखा जिसका नाम था शहना ए मंडी, गल्ला बाजार के लिए शहना ए मंडी। उसके बाद सराय अदल जहाँ पे विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार होता था। इसके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे व्यापार के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, दीवान रियासत से परमिशन लेनी पड़ती थी व्यापार के लिए, दीवान रियासत से। मंडी का अधिकारी कौन था, शहना ए मंडी। गल्ला बाजार का अधिकारी कौन था, शहना ए मंडी। घोड़ों मवेशी दास बाजार पर इसने मुनाफाखोरी पर रोक लगाई थी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, शहना ए मंडी पद बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, भूमि सुधार के लिए क्या क्या किए। इसके अलावा यहाँ पे एक और पद है जो कि दरबारी शिष्टाचार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए इसने यूज़ किया था। इस पद का नाम है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का काम था कि दरबार में शिष्टाचार बना रहे। भूमि सुधार के लिए इसने भूमि पैमाइश करवाई, भूमि की नाप करवाई। राजकीय सहायता को जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित करा दिया। जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ति जो दान वगैरह में ज़्यादा दी गई थी उसको इसने जब्त करके खालसा भूमि में परिवर्तित करवा दिया। खूत मुकद्दम चौधरी के कर वसूलने का पैतृक अधिकार भी समाप्त कर दिया, इनका पैतृक अधिकार खत्म हो गया। कर वसूलने के लिए एक पद का सृजन किया जिसका नाम था आमिल। आमिल पद का सृजन किस लिए, कर वसूलने के लिए। आय व्यय का नियंत्रण करने के लिए एक पद बनाया जिसका नाम था दीवाने वकूफ़। आय व्यय का नियंत्रण दीवाने वकूफ़। किसानों का बकाया लेने के लिए एक पद था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। कर वसूलने के लिए आमिल इंपॉर्टेंट है। दीवाने मुस्तखराज किसने बनाया था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये सब पद इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि इनका सृजन किसने किया, तो इनका सबका सृजन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कर नीति, टैक्स नीति देखिए, उपज का 50% ये कर लगाता था, सबसे ज़्यादा कर यही लगाता था अलाउद्दीन खिलजी। 50% कर मोहम्मद बिन तुगलक भी आगे लगाएगा, जो भी आगे मिलेगा तुगलक वंश में। घरी और चरी कर इसने लगाया था, घर और चराई वाले पशुओं पे भी इसने कर लगाया था। खुम्स यानी लूट के धन का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखा। सभी राजा जो थे वो 1/5 खुद रखते थे और 4/5 ही सैनिकों को देते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 खुद रखा और 1/5 सैनिकों को दिया। लेकिन उसने बाजार की जो वस्तुएं थीं वो सस्ती करा दी, जैसे सैनिकों को दिक्कत ना हो कोई। आगे बात करेंगे कुतुबुद्दीन, जो अंतिम शासक था। यहाँ पे 2 शासक हुए, एक जलालुद्दीन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा आया अलाउद्दीन खिलजी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये एक अयोग्य शासक था, ये एकदम लैविश लाइफ जीता था। उपाधियाँ इसने जो खुद से धारण की थी, खलाफल उल्लाह अलवासिक बिल्लाह, और इसका जो एक व्यक्ति से विशेष लगाव था जिसका नाम था हसन मुबारक, उसी ने इसकी बाद में हत्या करवा दी। इस तरह से पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया। बस इसके बारे में यही पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो एक खास शासक था अंतिम। और उसके बाद फिर आ जाता है तुगलक वंश, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरा PDF आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएगा और सब एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ मिलेगा, और जितने भी नोट्स बनेंगे, जितने क्रैश कोर्स वाले नोट्स या फिर जितने पहले हो चुके हैं, सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे 3 और जो वंश बचे हैं उसे कवर कर लेंगे। तुगलक बचा था, सैयद बचा था, लोदी। तो यहाँ शुरू करते हैं। टोटल कितने इसमें शासक हुए तुगलक वंश में, तो 8 शासक हुए। इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, तो 1320 से 1414 तक था इसका टाइम पीरियड तुगलक वंश का। सबसे लंबा वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा था, तो यही तुगलक वंश। और इससे पहले वाला जो हमने खिलजी वंश पढ़ा था वो सबसे छोटे टाइम पीरियड के लिए था। और इसमें 8 शासक हमें नहीं पढ़ने हैं, केवल 4 महत्वपूर्ण हैं, तो केवल 4 ही हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें शासक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 में। 1320 से 1325 तक रहा। सभी का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे तुगलक वंश का पूरा टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 1320 से 1414। 1320 से 1414। अब यहाँ पे पहला जो शासक हो गया गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो इसने विभाग की स्थापना की वो सब हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो अंतिम अगर शासक पूछा जाए तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके बीच में कई शासक आए, लेकिन वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में 1320 से 1325 तक था।
ये पहले कहाँ का राज्यपाल था पूछा जाए तो ये पहले दीपालपुर का राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। मध्यकालीन भारत में सर्वसम्मति से चुना जाने वाला ये पहला शासक था। मध्यकालीन भारत की बात करें तो सब लोग राजी थे गयासुद्दीन तुगलक को चुनने के लिए। सुल्तान बनने के पश्चात इसने कौन सी नीति अपनाई? तो एक नीति का नाम था रस्म मियाना। रस्म मियाना नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि एक मध्यम मार्ग की नीति थी। मतलब ये ज़्यादा कड़क भी नहीं था, ज़्यादा नर्म भी नहीं था। और इसने सिविल मामले में तो इसने उदारता दिखाई थी, लेकिन सैन्य मामले में ये काफ़ी कठोर था। इसकी उदारता के कुछ उदाहरण हैं, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी का जो कर लेने का अधिकार था, जो हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनका अधिकार छीन लिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से बहाल कर दिया इनका अधिकार। खुद मुकद्दम चौधरी को कर लेने की छूट दे दी। कर की दर घटा दी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके टाइम पे 50% कर लिया जाता था, सबसे ज़्यादा कर लिया जाता था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने 33% कर दिया। 1.3 आपको लिखा मिल सकता है, या फिर 33%। जितने भी हम यहाँ फैक्ट देख रहे हैं सब यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक चीज़ और है कि इसने सिंचाई हेतु तो नहर निर्माण करने वाला ये पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पहली बार नहर निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने एक शहर की स्थापना कराई थी जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक। अभी बहुत सारे शहर की स्थापना मिलेगी फिरोज शाह तुगलक तक, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद किसने स्थापना करवाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसमें जो एक किला बनवाया था उसकी दीवारें झुकी हुई थी, तो उसे सलामी दीवारें कहते हैं। यातायात निर्माण कराया इसने काफ़ी। डाक चौकियों की स्थापना किसने करवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसका वर्णन कौन करता है? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था। पेंशन विभाग की भी स्थापना कराई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। सैन्य मामले जो इसके थे, इसमें ये कड़क था किसके जैसा? अलाउद्दीन खिलजी के जैसा। जो कड़ाई अलाउद्दीन खिलजी ने बरती थी सेना के मामले में, वही गयासुद्दीन तुगलक ने भी बरती। सैनिकों को नगद वेतन देता था, हुलिया लिखता था सैनिकों का, घोड़ों को दागने की प्रथा थी इसके टाइम पे भी। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था ये जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इससे पहले देवगिरी वगैरह को अलाउद्दीन खिलजी ने भी जीता था, लेकिन वो जीत के उन्हीं को वापस कर देता था, अपने राज्य में नहीं मिलाता था, दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को भी जीता था, जिसमें शामिल है तेलंगाना, या फिर इसी को वारंगल कहते थे। 1325 को में इसको जीता था। और ये गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आक्रमण करने नहीं गया था, यहाँ पे गया था जौना खान, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना था। और जौना खान ने तेलंगाना का नाम बदल के क्या रखा था? सुल्तानपुर। तो ये सभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतिम सैन्य अभियान जो था गयासुद्दीन तुगलक का, वो था बंगाल का अभियान, जो कि बुगरा खां ने किया था। बुगरा खां था बलवन का बेटा। बलवन का बेटा बंगाल में विद्रोह करता है किसके टाइम पे? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे। और यहीं बंगाल से जब आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजा था। उनका मतभेद था निजामुद्दीन औलिया से। तो उन्होंने कहा था कि आप या तो 5 लाख टंका राजकोष में जमा करवा दो या फिर दिल्ली छोड़ दो। तो औलिया ने कहा था हनूस दिल्ली दूर है, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो वो दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाए थे गयासुद्दीन तुगलक, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? तो एक अहमद अयास नाम के एक व्यक्ति ने लकड़ी का महल बनवाया था, जिसके नीचे वहाँ पे उत्सव मनाने के लिए एक प्रोग्राम था, वहीं पे दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि ये जो षड्यंत्र था ये जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने रचाया था, लेकिन ये जो महल था किसने बनाया था? तो अहमद अयास ने। तो गयासुद्दीन तुगलक की यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या क्या थी? तो नहर का निर्माण पहली बार कराया था तुगलकाबाद शहर, यातायात निर्माण, डाक चौकियाँ, पेंशन विभाग, सैन्य मामले में अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही था। इसके अलावा यहाँ पे पहली बार दक्षिण भारत को जीतने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। अंतिम सैन्य अभियान इसका बंगाल का था। आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि 1325 से 1351 तक रहा। 1325 से 1351 कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति यही था। विद्वान था, धार्मिक था, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, भूगोल में इसकी रुचि थी। तो काफ़ी लैंग्वेजेस को भी ये जानता था, हिंदी, संस्कृत, फारसी वगैरह सब जानता था ये। लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी, अगर राजा के हिसाब से देखा जाए तो इसकी सारी नीतियाँ लगभग फेल हो गई थी। तो इसलिए इसे अंतर विरोधों का सामंजस्य कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। बचपन का नाम था जौना खां। इसी जौना खां नाम पे बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है जौनपुर की स्थापना करता है, वो आगे देखेंगे अभी हम। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि थी अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन किसकी उपाधि थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ये होली जैसे समारोह में शामिल होता था, हिंदुओं के कई त्योहारों में शामिल होता था, योगियों संतों से बातचीत करता था। जिन प्रभा सूरी जो कि एक जैन संत थे, उनको 1000 गाय दान में दी थी इसने। जम्बू जी और राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। पूछा जा सकता है जम्बू जी और राजशेखर जो काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे, उनको किसने संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली का ये पहला सुल्तान था जिसने निजामुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहाँ पे जियारत की थी। जियारत मतलब धार्मिक यात्रा। और सैयद मसूर गाजी अली की जो दरगाह है बहराइच में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भी जियारत की थी। तो दोनों जगह कौन गया था? तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी जो सहिष्णुता थी, जिसे हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पद इसने प्रदान किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी कारण कुछ इतिहासकार जैसे इतिहासकार बर्नी और इसामी ने इसे विधर्मी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को विधर्मी किसने कहा है? बर्नी और इसामी ने। नस्लवाद के स्थान पर इसने योग्यता को महत्व दिया था। इसने एक वजीर को नियुक्त किया, अपना जो सबसे बड़ा पद होता है वजीर, उस पर हिंदू को रखा था जिसका नाम था साईं राज। इसने अपने जो राजनयिक संबंध हैं वो विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी बनाए थे। मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान, चीन वगैरह के साथ इसके अच्छे संबंध थे। इसके टाइम पे ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। कब आया था? 1333 में। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोरक्को से आया कौन? इब्न बतूता। और पहले इसको काजी के पद पे नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, लेकिन बाद में चीन का राजदूत बना के भेजा गया था इसे भारत की तरफ से। इसके अलावा एक विभाग की इसने स्थापना कराई जो काफ़ी फेमस है, अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने कराई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए था अमीर-ए-कोही? कृषि से संबंधित था। कुछ योजनाएं इसकी हैं जिसका क्रम पूछा जाता है, पहले कौन सी लागू हुई फिर कौन सी लागू हुई। तो पहला है दोआब में कर वृद्धि, जो गंगा यमुना का दोआब था वहाँ पे कर वृद्धि कर दी 1325 में। सबसे पहले इसका काम किया इसने, और इसी कारण इसको विरोध का भी सामना करना पड़ा किसानों का, क्योंकि उसी टाइम अकाल वगैरह पड़ गया था। ऋण व्यवस्था की थी इसने, कृषि ऋण दिया जाता था किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। राजधानी परिवर्तन कराया इसने, दिल्ली से दौलताबाद करा दिया राजधानी, दक्षिण भारत में करा दिया। कब कराया ये? 1326-27 के बीच में। लेकिन बाद में फिर से दिल्ली लाया गया क्योंकि वो सफल नहीं हो सका। कुछ लोग जो थे यहाँ के दिल्ली के वो गुस्सा हो गए, वो सबको लोगों को भी ले जाता था। दिल्ली के जो लोग थे उनको ले जाके कहता था कि आप भी दौलताबाद आओ, लेकिन लोगों को दिल्ली ज़्यादा पसंद था। तो इस वजह से भी विद्रोह का कारण बना इसके खिलाफ। प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन इसने किया, चांदी की जगह पे कांसे की मुद्रा का चलन इसने करवाया 1329-30 में। जो भी ये भी एक फेल ही रहा इसका, क्योंकि जगह जगह लोग टकसाल बना के कांसे के सिक्के ढाल लेते थे खुद से, उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं थी। खुरासान का अभियान किया जिसमें 1 साल के पहले ही मतलब सारे सैनिकों को, बहुत सारे सैनिक रखे इस अभियान के लिए, खुरासान अभियान के लिए, और सबको 1 साल की प्रीपेड सैलरी दे दी, मतलब पहले ही 1 साल की आगे की सैलरी दे दी। और ये अभियान पूरी तरह से फेल रहा। 1330 से 31 के बीच में हुआ था। उसके बाद कराचिल का अभियान हुआ जो कि पहाड़ों पे होना था, इसलिए सैनिक वहाँ पे काफ़ी सैनिक मर गए, और ये भी इसका फेल रहा 1337-38 का अभियान। फिर से इसका एक बार क्रम देख लीजिए, दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, जो यहाँ पे 5 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। दोआब, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान। ये कई बार आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्रम यही अरेंज करना है। फिर साम्राज्य विस्तार और विद्रोह के बारे में इसमें, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पूरा हिंदुस्तान इसने जीता था, किसे छोड़कर? कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ के। लेकिन मरने से पहले, इसके जब मरने वाला था उसके पहले पूरा दक्षिण भारत जो है इसका आज़ाद हो चुका था, जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। जीता इसने खूब था, लेकिन लास्ट में सब गंवा दिया। प्रमुख विद्रोह जो इसके टाइम पे हुए, पहला था बहाउद्दीन का विद्रोह जो कि कर्नाटक में हुआ था, गुलबर्गा में। जलालुद्दीन एहसान का विद्रोह जो कि इसने जाके मदुरई सल्तनत की स्थापना कर दी थी 1333 में। पूछा जा सकता है मदुरई सल्तनत की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन एहसान ने। फिर अमीर सादा का विद्रोह हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिहर बुक्का का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने 1336 में। उस टाइम पे अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू द्वारा बहमनी सल्तनत की स्थापना इसी के टाइम पे की गई। तो जो एक प्रसिद्ध वंश है, विजयनगर वंश और यहाँ पे बहमनी वंश, दोनों की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। विजयनगर 1336 में, बहमनी 1346 में। स्थापना बहमनी वंश की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। विजयनगर शासन में आपको पता होगा 4 वंश थे, संगम, सालू, तुलु, उसके बाद अरिवीडू। तो ये क्रम भी पूछा जाता है। विजयनगर के तीन वंश कौन कौन से थे? संगम, सालुव, तुलुव और अरिवीडू, जिसमें से तुलु वंश जो था उसका उसी में आते थे कृष्णदेव राय, जो काफ़ी फेमस भी हैं। आगे बहमनी सल्तनत के पतन के बाद जो कुछ छोटे छोटे राजवंश बने थे, उसमें बीजापुर था जिसमें आदिल शाही वंश था, अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, बरार में इमाम शाही वंश था। और ये बरार जो है एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर के खिलाफ। विजयनगर को इस तालीकोटा के युद्ध में 1565 में हुआ था। इस युद्ध में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था विजयनगर को, जिसमें बरार शामिल नहीं था, बाकी सब विरोधी बन गए थे किसके? विजयनगर के। गोलकुंडा में थी कुतुब शाही वंश, बीदर में था बीदर शाही वंश, इसमें बरार शामिल नहीं था, बस तालीकोटा वाले में। बाकी दिल्ली बहमनी सल्तनत के बाद इतने राज्यों की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ MBT जो लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक है,
ने उस्र और ज़कात को छोड़ के जितने कर लिए जाते थे सब खत्म कर दिए थे। तो ये एक अच्छा इसका साइन था। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो अंतिम अभियान था जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी वो था घट्टा अभियान, और इसकी मृत्यु हुई 20 मार्च 1951 को। 20 मार्च 1951 को बुखार से इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका वर्णन किस में मिलता है तो मुंतखब उल तवारीख में इसका वर्णन मिलता है, जो कि पुस्तक किसकी, बदायूनी की। तवारीख नाम की पुस्तक, मुंतखब उल तवारीख पुस्तक किसकी है, बदायूनी की। और इसमें इसने लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो इतना खराब इसके मरने के बाद लोगों ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। आगे बात करेंगे, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए थे, बस हमें इसके काम याद रखने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट शासक जो तुगलक वंश का था वो था फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 के बीच रहा ये, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 21 मार्च 1351 में घट्टा में ही, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पे इसने अपना राज्याभिषेक कराया। उसके बाद अगस्त में आके 1351 में ही दिल्ली में भी कराया था। तो इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया। हिस्ट्री में आपको 2 बार राज्याभिषेक करने वाले जो नाम है वो बहुत कम मिलते हैं। तो एक तो हो गया फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब ने भी 2 बार कराया था राज्याभिषेक, और शिवाजी ने भी 2 बार कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब और शिवाजी, ये सब फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी नरमी बढ़ती थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो सब दूर कर दी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने बस मुस्लिम उलेमा जो थे, उलेमा जो कहते हैं मुस्लिम एक धार्मिक स्थान होता है, धार्मिक पद, उनको खुश करने की कोशिश की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसकी नीति जो थी एक कट्टर धार्मिक नीति थी, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था सहिष्णु था। उलेमाओं को उच्च पद पर रखा इसने, ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। नॉर्मली जो है जजिया कर ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, लोगों को मुस्लिम बनाने पर विवश किया। महिलाओं को सूफी संतों से मिलने पर रोक लगा दी उलेमाओं के कहने पे। सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच, यानी जो जहाँ पे यात्रा की थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 बार यात्रा की थी, इसने 2 बार यात्रा की थी। सैयद सलार मसूद गाजी जो कि मजार जो कि बहराइच में स्थित है, यहाँ की 2 बार जियारत की फिरोज शाह तुगलक ने। अमीरों को खुश करने के लिए और क्या किया, तो अमीरों का जो पद था उसको वंशानुगत बना दिया। अमीरों को जागीर देना शुरू कर दिया, भारी वेतन दिए जाते थे अमीरों को। तो ये सब काम किए खुश करने के लिए अमीरों को। इस सब से जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिला, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा धन एक लुटाया जा रहा था धन फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इससे जो राजकोष था वो भी घटने लगा था और पूरा तुगलक वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। आर्थिक सुधार में क्या क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने, तो वार्षिक आय ब्यौरा तैयार कराया। पूछा जा सकता है वार्षिक आय का ब्यौरा किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत की वार्षिक आय उस टाइम पे जो थी वो थी 6 करोड़ 75 लाख टंका। फिरोज शाह तुगलक ने 23 तरह के कर को समाप्त करके उसकी जगह 4 कर निर्धारित कर दिए, जिसमें सभी टैक्स, बाकी के टैक्स इसी में समाहित कर दिए गए। कौन कौन से 4 थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात किसके टैक्स थे, फिरोज शाह तुगलक के। इसके अलावा एक अलग से टैक्स इसने लगाया जिसका नाम था हक ए शर्ब, जो कि सिंचाई टैक्स था। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नहरें अगर पूछा जाए किसके टाइम पे बनी थी, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहरें किसके टाइम पे बनी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये जो हक ए शर्ब टैक्स था केवल 10% लगता था, 10% हक ए शर्ब टैक्स। फिर इसके बारे में पूछा जाता है कि 2 नहरें थी, राजबाही नहर और उलूबाही नहर। ये सबसे बड़ी नहर थी उस टाइम पे, तो इनका नाम भी आ सकता है एग्जाम में। नगर का जो वर्णन, नहर जो है इनका वर्णन किसने किया है, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक का नाम, इसके लेखक पूछे जा सकते हैं। इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही से पता चलता है इसकी नहरों के बारे में, फिरोज शाह तुगलक की नहरों के बारे में। आगे कुछ विभाग की स्थापना कराई थी जो मैचिंग में हमेशा पूछा जाता है। दारुल सफ़ा विभाग चिकित्सालय से संबंधित है। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित है। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित है। दीवाने दफ्तर रोजगार से संबंधित था। दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित है। एक अलग दास विभाग की स्थापना कराई, पेंशन विभाग की, रोजगार की, दान विभाग की, चिकित्सालय की। इसके पहले हमने एक और इम्पॉर्टेंट विभाग पढ़ा था, अमीर कोही, जो कि हमने मोहम्मद बिन तुगलक में पढ़ा था, कृषि के लिए था वो। और उस अमीर कोही को भी इसने सुदृढ़ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो खुतबा पढ़ा था, कोई नया शासक बनता था तो अपने नाम से खुतबा पढ़ता था। उस खुतबे में एक तरह का भाषण होता था जिसमें पिछले जितने शासक होते थे सबका नाम लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिया था, जो कि गुलाम वंश का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका नाम इसने नहीं लिया क्योंकि ये दास कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आता है जगन्नाथ मंदिर को भी इसने नुकसान पहुंचाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब ऐसे काम करता था जो मुस्लिमों को खुश रखे। बगीचे लगवाए थे इसने बहुत सारे, जिसमें 1200 बगीचे शामिल हैं।
कहा जाता है इसने 1200 बगीचे लगवाए थे। कारखानों का निर्माण कराया, 36 कारखाने कहे जाते हैं कि इसने निर्माण कराया था। दासों के निर्यात पर रोक लगा दी थी, उनके लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो बहुत दासों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो दास उस टाइम पे ज़रूरी थे, बेचे खरीदे जाते थे, लेकिन इतने दास हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इस तरह से भी अर्थव्यवस्था खराब हुई थी। स्थापत्य की बात करें तो इसने एक अलग विभाग का निर्माण कराया जिसका नाम था लोक निर्माण विभाग। लोक विभाग निर्माण की स्थापना किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा कई सारी मस्जिद बनवाई, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद इसमें फेमस है। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद। दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया जिसका नाम था मदरसा-ए-फिरोज शाही। पुराने जितने भी भवन थे सबका पुनर्निर्माण कराया इसने। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण, अलाई दरवाज़ा का, हौजे खास का, हजार सितून जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लाल गुम्बद औलिया का जो निजामुद्दीन औलिया का लाल गुम्बद है, सबका इसने पुनर्निर्माण कराया, उसका देखरेख कराई। उसके बाद आता है 1358 में टोपरा और मेरठ का जो पाषाण स्तंभ था, अशोक स्तंभ, टोपरा में स्थित था और मेरठ में, उसको लाके फिरोज शाह कोटला दिल्ली में रखवा दिया। कब रखवाया था ये? 1358 में। बहुत सारे नगरों की स्थापना कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है जौनपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, फिरोज शाह कोटला है, फतेहाबाद। सब में लगभग फिरोज लगा हुआ है। फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। इसके अलावा हिसार है और जौनपुर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जौनपुर की स्थापना किसके नाम पर करवाई थी? जौना खां के नाम पर, जो कि इसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था। आगे बात करेंगे, इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी जिसका नाम था फुतुहात-ए-फिरोजशाही। फुतुहात-ए-फिरोजशाही की आत्मकथा जो है किसने लिखी है? ये फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इससे संबंधित एक और पुस्तक है जिसके लेखक हैं बर्नी। इस पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-फिरोजशाही। तारीख़-ए-फिरोजशाही की रचना बर्नी ने की थी। फुतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी खुद। फिरोज शाह तुगलक को अच्छाई और बुराई का मिश्रण कहा जाता है। कुछ अच्छे काम थे इसके, बहुत सारे विभाग वगैरह का निर्माण कराया था, और कुछ बुरे भी काम थे क्योंकि इसने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। और उस टाइम पे जो भारतीय जनता थी वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम नहीं थी, हिंदू बहुत ज़्यादा संख्या में थे। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने ससगनी नाम का सिक्का चलवाया था। ससगनी सिक्का। अद्धा और बिक नाम के सिक्के चलाए थे जो तांबे और चांदी के होते थे। अद्धा और बिक, अद्धा बिक ससगनी सिक्के किसके थे? फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह के बाद कौन कौन से शासक आए? तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो ये सभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं याद रखने हमें। अंतिम शासक अगर तुगलक वंश का पूछा जाए तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो कि अंतिम शासक था तुगलक वंश का। इसके बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहा जाता है कि इस शासक के टाइम पे, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे, जो सुल्तान की सल्तनत थी वो दिल्ली से पालम तक थी। मतलब बहुत छोटा एरिया हो गया था। सभी चीज़ें, मतलब जितने भी एरियाज थे हिंदुस्तान के जो दिल्ली सल्तनत में आते थे, सब स्वतंत्र हो गए थे। और इसी के टाइम पे एक आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, तैमूर लंग का आक्रमण, जो कि 1398 में हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। 1398 किसका आक्रमण? तैमूर लंग का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ? नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे। और उसका एक प्रतिनिधि आया, तैमूर ने एक प्रतिनिधि रखा यहाँ पे अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में, जो था खिज्र खां। इसी खिज्र खां ने बाद में सैयद वंश की स्थापना की। तो इस तरह से पूरा तुगलक वंश खत्म हो गया। अब आता है सैयद वंश। 1414 से 1451 तक था सैयद वंश। ये पूरा पीडीएफ और जितने पहले के पीडीएफ हो चुके हैं सब आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ, यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसी के साथ ही मिल जाएंगे। जितने पुराने पीडीएफ हैं, रिटन नोट्स जितने हैं, या फिर करंट अफेयर जो है, सब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में अब तक 13 टेस्ट हो चुके हैं। इस संडे को 14वां नंबर का टेस्ट होगा जिसमें आपको डिटेल के साथ पूरे आंसर की मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन होगा उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं सब मिलेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। तैमूर लंग का इसने पहले सहयोग किया था, तो उससे खुश होकर तैमूर लंग ने पहले इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी दी थी। बाद में इसने खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, लेकिन खुद को सुल्तान की उपाधि इसने नहीं दी थी। रैयत-ए आला कहता था खुद को। और जो सिक्के चलते थे वो तुगलक के नाम के ही चलते थे। जब ये आ गया था तब भी खिज्र खां आ गया था, फिर भी जो सिक्के चलते थे वो तुगलक काल के ही चलते थे। फिर अगला जो शासक था खिज्र खां के बाद सैयद वंश में, वो था मुबारक शाह। ये सारे शासक जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा नाम का क्रम पता होना चाहिए। पहले खिज्र खां आया, फिर मुबारक शाह आया, इसने अपना खुतबा पढ़वाया था, सिक्का चलाया था। तो सैयद वंश का ये पहला शासक था जिसने खुतबा पढ़वाया, सिक्का चलाया, मुबारक शाह। मुबारक शाह के संरक्षण में एक लेखक था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। इस लेखक का नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और इसी लेखक ने फिरोज शाह तुगलक की जो नहरें अभी हमने देखा था उसके बारे में लिखा है अपने तारीख़ मुबारक शाही में, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। आगे बात करेंगे मोहम्मद शाह। इसके बाद आता है, ये 10 साल तक रहा था।
ये जो था मोहम्मद शाह, ये बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। अभी लोदी वंश आएगा तो बहलोल लोदी का नाम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मोहम्मद शाह जो है बहलोल लोदी को अपना बेटा मानता था। इसीलिए इसके बाद जो मोहम्मद शाह के बाद इसका जो राजा बना अलाउद्दीन आलम शाह, वो गुस्सा हो जाता था बहलोल लोदी से, तो बदायूं चला गया। ये पूरा जो ये शासक है, अंतिम शासक सैयद वंश का, ये बदायूं चला गया और इसके साथ ही जो बहलोल लोदी था उसने लोदी वंश की स्थापना कर दी। तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोटल शासक अभी देख लीजिए एक बार फिर से, सैयद वंश के खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब लोदी वंश आता है जो कि 1451 से 1526 तक था। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है वंश था लोदी वंश, और ये पहला अफगानी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अफगानी वंश कौन सा था अगर पूछा जाए तो लोदी वंश था, पहला अफगानी वंश। बहलोल लोदी इसका पहला शासक हुआ जिसने स्थापना की लोदी वंश की। मुख्य सफलता इसकी थी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। जौनपुर जो कि आज़ाद हो चुका था लगभग, उसको मिला लिया इसने फिर से दिल्ली सल्तनत में। कब मिलाया था? 1484 में। इसके अलावा इसने बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे। बहलोली सिक्के जो कि बाद में अकबर के टाइम तक चलते रहे थे। और इसने सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कौन शासक रहा था तो बहलोल लोदी रहा था। 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। लोदी वंश का बहलोल लोदी सबसे लंबे समय तक शासक रहा था, 38 वर्ष तक। मरा कैसे? लू लगने से ये मारा गया था बहलोल लोदी। अगला जो शासक आया था, काफ़ी महान शासक इसे कहा जाता है, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक इसे माना जाता है। मूल नाम जो था निजाम शाह था। इसके बारे में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगरा की स्थापना की थी इसने 1504 में। टोटल 3 ही राजा हुए थे लोदी वंश में। पहला था बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, उसके बाद आएगा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की 1504 में और वहाँ पे एक किले का निर्माण कराया था आगरा में ही, जो था बादलगढ़ का किला। आगरा की स्थापना 1504 में हुई थी और आगरा को राजधानी इसने कब बनाया? 1506 में, 2 साल बाद। इसने गुप्तचर व्यवस्था, अपना गुप्तचर विभाग जो था बहुत सुदृढ़ कर लिया था, इसीलिए इसको जगह जगह पे सफलता मिल रही थी। इसकी सफलता का राज गुप्तचर विभाग कहा जाता है। इसने खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया, यानी जो अनाज था वो सस्ता उपलब्ध होने लगा लोगों को। गड़े खजाने का कुछ भी नहीं लिया था सिकंदर लोदी ने। बाकी जितने शासक होते थे गड़ा खजाना या फिर जो लूटा हुआ धन था जिसे खुम्स कहते हैं, उसका बहुत बड़ा भाग अपने पास खुद रखते थे, लेकिन सिकंदर लोदी इसमें से कुछ भी नहीं लेता था। एक इसने पैमाना बनाया जिसे कहा जाता था गजे सिकंदरी। ये कितना होता था? इसकी माप कितनी होती थी? 30 इंच का होता था गजे सिकंदरी, जो काफ़ी टाइम तक अकबर के टाइम तक ये चलता रहा था। और इसमें कितने खाने होते थे? 39 खाने। 30 इंच का होता था, 39 खाने होते थे। ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए। और इसने मुहर्रम और ताजिया को भी बंद करवा दिया था। एक सहिष्णु शासक था ये। जजिया लगाया था इसने, ब्राह्मणों पे जजिया लगाया था, लेकिन मोहम्मद ताजिया को बंद करवा दिया था। और इसने एक ग्रंथ था आयुर्वेदिक ग्रंथ, उसका फारसी में अनुवाद कराया था। जो फारसी में अनुवाद होकर बना, उस ग्रंथ का नाम क्या है आयुर्वेदिक ग्रंथ का? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी ये एक तरह का आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। गान का एक ग्रंथ इसने बनवाया जो कि फारसी भाषा का भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ था। इसका नाम था लज्जत सिकंदरी। भारतीय संगीत का फारसी भाषा का पहला ग्रंथ था लज्जत सिकंदरी, जो कि सिकंदर शाह लोदी ने बनवाया था। और ये कविताएं भी लिखता था। पूछा जाता है कि किस उपनाम से कविताएं लिखता था, तो सिकंदर नाम से नहीं लिखता था। ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। आगे जो अंतिम शासक है लोदी वंश का वो है इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक रहा। इसने अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर को सौंप दिया था, लेकिन बाद में जौनपुर पे कब्जा कर लिया। पहले अपने भाई को दे दिया था जौनपुर, लेकिन बाद में फिर से ले लिया। इसके अलावा इसने एक युद्ध किया था जिस युद्ध का नाम है घटोली युद्ध। पूछा जाता है घटोली युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1517-18 में, जिसमें इसकी इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, राणा सांगा की जीत हुई थी। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण विजय कही जाती है ग्वालियर विजय, जो कि 1517-18 में हुई थी, जिसमें ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इब्राहिम लोदी ने। आगे बात करेंगे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर आया था। बाबर ने इसे हरा दिया पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। और स्थापना की किसकी? मुगल वंश की। जो सबसे पहला जो मुगल साम्राज्य का शासक था वो था बाबर। यहाँ पे केवल कंप्लीट फैक्ट कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1526 से 1530 तक था बाबर, केवल 4 साल। जन्म हुआ था 1483 में, जो वर्तमान अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ जन्म हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख, जो कि एक छोटे से राज्य फरगना के शासक थे। 1494 में बहुत कम आयु में ही बाबर को गद्दी मिल गई थी फरगना की। 1507 में इसने खुद को बादशाह की उपाधि दे दी थी। 4 पुत्र थे बाबर के। पहला था हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल।
बाबर ने जब आक्रमण किया था यहाँ पे 1526 में, उससे पहले 5 बार आक्रमण कर चुका था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर को आमंत्रित किसने किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। तो पहला आक्रमण अगर पूछा जाए, पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1519 में। लेकिन जो अंतिम रूप से जब यहाँ पे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था पानीपत के पहले युद्ध में, वो था 1526 का आक्रमण, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब जैसा कि आपको पता है कि 4 युद्ध इसके इंपॉर्टेंट है, 4 साल ही रहा था, 1526 से 1530, और 4 युद्ध इसने लड़े। पहला तो जो आक्रमण किया था पहली बार, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इसने पहली बार तुगलमा नीति का यूज़ किया था। पूछा जा सकता है तुगलमा नीति का यूज़ पहली बार बाबर ने कहाँ पे किया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जिसमें सभी युद्धों में बाबर ही जीता था। फिर दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में, राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था ये युद्ध। और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। पूछा जाता है जिहाद का नारा किसमें दिया, खानवा में। चंदेरी का युद्ध उसके बाद लड़ा गया 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। फिर घाघरा का युद्ध, जो कि जल स्थल दोनों का युद्ध था। पूछा जा सकता है बाबर द्वारा लड़ा गया जल स्थल दोनों का युद्ध कौन सा था, तो घाघरा युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। ये किसके विरुद्ध था, तो अफगानों के विरुद्ध था। जो सभी अफगानी थे उनके विरुद्ध था युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये अफगानी कौन थे, तो लोदी से संबंधित जितने लोग थे, लोदी वंश पूरा अफगानी वंश था, तो उसी के लोग थे ये अफगानी लोग। बाबर की उपाधि थी कलंदर। ये बहुत दानी व्यक्ति था, इसीलिए बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की। यहाँ पे युद्ध का क्रम याद रहना चाहिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। नेक्स्ट है मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हुई। इसका मकबरा आगरा में स्थित है। पहले आगरा में इसे दफनाया गया था, बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। काबुल में इसका जन्म हुआ था, मतलब अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था, तो बाद में काबुल में ही इसे दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में और काबुल में। नेक्स्ट है कुछ अन्य पॉइंट। तो इसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की मातृभाषा में ये बात करता था। तुर्की में ही इसने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, जिसका नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया, अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। और इसने कई तरह के 4 बाग बनवाए थे। 4 बाग शैली अगर पूछा जाए, ज्यामितीय जो 4 बाग शैली, उसका आविष्कारक कौन था, उस किसके टाइम में यूज़ हुई, तो बाबर के टाइम में। पद्य शैली की एक नई शैली बनाई थी पद्य की, जिसका नाम था मुबैयान। तो पूछा जा सकता है मुबैयान शैली किसकी है, बाबर की। सड़क नापने के लिए गज ए बाबरी इसने एक पैमाना चलाया था, गज ए बाबरी। फिर आता है, बस इतनी चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी बाबर के बारे में। अब आता है हुमायूं, जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। 1530 से 1556 इसका टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन 1540 के बाद से ही इसको भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, युद्ध में हरा दिया था। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में, अभी आगे देखेंगे उसको। तो बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया था। फिर 1555 से 56 के बीच में एक बार फिर से आया ये हुमायूं। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा था जिसने भाइयों में अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। इसके भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र दे दिया था हुमायूं ने, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र, और एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान को बदख्शा की भी जागीर दे दी थी। तो सब में अपनी जागीर इसने बांट दी थी सभी भाइयों में। मुख्य विरोधी कौन थे हुमायूं के, तो पहला विरोधी था शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी जिसने इसे हराया ही था। इसके अलावा गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, वो भी हुमायूं का विरोधी था। आगे बात करेंगे, कुछ और युद्ध हैं। 1531 में हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था। इसका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी, काफ़ी पॉपुलर युद्ध नहीं है इसलिए क्रम पूछा जाता है। कलिंजर पे आक्रमण किया था हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ। पूछा जा सकता है कलिंजर पे किसके खिलाफ इसने घेरा डाला था, तो प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ 1531 में, जो कि असफल रहा था इसका घेरा। फिर 1532 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 1532 में लड़ा गया। अफगानों की इसमें पराजय हुई थी, महमूद लोदी की इसमें पराजय हुई थी, हुमायूं की जीत हुई थी इस दोहरिया के युद्ध में। उसके बाद 1532 में इसने चुनार का भी घेरा डाला था। क्रम यही है जैसे लिखा है। शेर खां ने, इस जो शेरशाह सूरी था जिसका नाम शेर खां था, उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1532 की बात हो रही है। उसके बाद 1535-36 में बहादुर शाह पर इसने आक्रमण किया, जो कि गुजरात का शासक था और इसका विरोधी था। इसमें बहादुर शाह हार गया था, गुजरात का शासक, और हुमायूं ने मांडू चंपानेर के जो किले थे वो जीत लिए थे। हुमायूं ने कब की बात हो रही है, 1535-36 की।
अब 1539 का युद्ध, जो कि चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें शेर खान ने एक बार फिर से हुमायूं से लड़ाई लड़ी और हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। शेर खान वही जो शेरशाह सूरी है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। फिर एक साल बाद एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज युद्ध, बिलग्राम युद्ध सेम ही है। 1540 में युद्ध हुआ जिसमें शेर खान ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और उसके बाद 15 साल तक हुमायूं जो है निर्वासित जीवन जीता रहा। अलग अलग जगह पे इसने अलग अलग सहायता ली अलग अलग राजाओं से, तो ये बहुत जगह गया इस टाइम पे। 1540 में चला गया था हुमायूं। 1541 में इसने हिंदाल के, जो हिंदाल इसका भाई था, उसके आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बेगम से विवाह किया। तो हमीदा बेगम वही है जिसका पुत्र था अकबर। 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे हुआ पूछा जाता है, किसके महल में? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ 1542 में। उसके बाद फिर जब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये निर्वासित जीवन जीता रहा। उसके बाद एक दो और छोटे छोटे शासक आए, फिर उसको लगा हुमायूं को कि अब जीता जा सकता है, मुगल सत्ता फिर से पाई जा सकती है। तो 1555 में सरहिंद का एक युद्ध लड़ा हुमायूं ने, जिसमें उसे सिंहासन फिर से वापस मिल गया। ये किसके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो जो अफगान थे, मतलब जो शेरशाह सूरी था उसकी तरफ से, मतलब जो सूरी वंश था उसकी तरफ से सिकंदर सूर लड़ रहा था और मुगल सेना मतलब हुमायूं की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। इस तरह से अगर पूछा जाए किस युद्ध में हुमायूं को सत्ता वापस मिली, तो सरहिंद के युद्ध में, जो कि 1555 में हुआ था। फिर 1556 में एक ही साल इसको शासन करने को मिला। 1556 में दीन पनाह जो इसने बनवाई थी, वहाँ की एक लाइब्रेरी से गिर के इसकी मौत हो गई। और हुमायूं नामा एक पुस्तक है जो हुमायूं के ऊपर लिखी गई है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा है। इसे इंसान कामिल की भी उपाधि दी गई थी। तो इंसान कामिल हुमायूं को किसने कहा है? अबुल फजल ने। तो इस तरह से हुमायूं का जो सफ़र है वो इधर उधर भागते ही निकल गया। फिर आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को यहीं पढ़ लेते हैं, जो कि बीच में आया था अभी हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में ही। 1540 से 1545 5 ही साल रहा है, लेकिन इस टाइम में इसने बहुत सारे काम किए और जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक अफगानी वंश था, जो सूर वंश था, या फिर लोधी वंश भी अफगानी वंश था। लोधी वंश अभी तक हमें अफगानी मिला है, दूसरा ये सूर वंश भी अफगानी वंश है। सूर साम्राज्य की इसने स्थापना की। बचपन का नाम था फरीद खां, पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां को शेर खां उपाधि किसने दी पूछा जाता है, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में, जो भी हमने देखा था कन्नौज का युद्ध, ये बिलग्राम का युद्ध, जिसमें इसे गद्दी मिली हुमायूं को हरा के। मृत्यु हुई थी इसकी कलिंजर के हमले के दौरान। एक उक्का नाम का एक अस्त्र होता है जो एक किले पे फेंका गया, वो लुढ़क के आ गया और उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में। मकबरा स्थित है इसका सासाराम में, एक झील के बीच में एक चबूतरे पे। बहुत अच्छा इसका मकबरा बना है। कनिंघम कहता है ये ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है किसने कहा था? कनिंघम ने। स्थापत्य इसका क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें बनवाई थी? रोहतासगढ़ का किला बनाया था। किला ए कूहना मस्जिद काफ़ी पूछी जा सकती है, किसने बनाई थी किला ए कूहना? तो दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका बेटा इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और शेरशाह सूरी के बारे में। 1542 में इसने मालवा को जीता। 1540 में तो इसने हुमायूं को हराया था जब इसने सूर वंश की स्थापना की। 1542 में पहले मालवा जीता। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया और राजा पूरनमल को विश्वासघात से मार दिया था, राजा पूरनमल को। तो पूछा जाता है शेरशाह सूरी के ऊपर कौन सा कलंक माना जाता है, कौन सा आक्रमण? तो यही रायसीना का आक्रमण, जो कि 1543 में इसने किया था, जिसमें विश्वासघात से राजा को मारा। 1544 में इसने मारवाड़ शासक मालदेव पर आक्रमण किया था और जिसमें दो जो मारवाड़ राजपूत सिपाही थे, जैता और कुप्पा, उन्होंने बहुत वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया, जिसने एकदम मुगल सेना के एकदम छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसी युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे से इसकी तुलना की थी। कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठता। इसी युद्ध के दौरान कहा था मारवाड़ शासक मालदेव पर, जब उसने आक्रमण किया था। आगे चलेंगे। कुछ विभाग की स्थापना कराई थी शेरशाह सूरी ने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवाने वजारत की स्थापना कराई थी। दीवाने वजारत एक राजस्व विभाग था। दीवाने आरिज की स्थापना कराई थी, सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत की स्थापना कराई थी। इसमें मैचिंग में आ सकता है कि कौन किससे संबंधित है। वजारत राजस्व से, आरिज सैन्य से, रसालत विदेशी विभाग से। दीवाने इंसा पत्राचार से संबंधित है और दो तरह के अधिकारी भी रखे थे। एक का नाम था दीवाने काजी, जो न्याय से संबंधित था। दीवाने बरीद गुप्तचर से संबंधित था। इसके अलावा इसने जो प्रशासन व्यवस्था थी उसे कई स्तर पर बांट दिया था। पहले सबसे ऊपर होता था केंद्र या फिर राज्य, फिर आता था सूबा, फिर सरकार, परगना, उसके बाद ग्राम। सबसे छोटी इकाई शेरशाह सूरी के टाइम पे कौन सी थी? ग्राम। इसके अलावा इसने पटवारी का जो एक पद होता है, जिसे अब लेखपाल, यूपी में लेखपाल कहा जाता है, उस पद का भी सृजन किया था ग्राम स्तर पर।
इसने जब्ती प्रथा को अपनाया था। मापन के लिए इसने जरीब की शुरुआत की थी, जो काफ़ी फेमस है। जरीब की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी के टाइम पे हुई। अगला कुछ इसने 4 सड़क बनवाई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे जीटी रोड कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनार गांव बंगाल से लेकर अटक पंजाब तक इसने सड़क बनवाई थी, जिसे जीटी रोड किसने कहा? ऑकलैंड ने। जो जनरल ऑकलैंड था उसने जीटी रोड कहा था शेरशाह सूरी मार्ग को। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क बनवाई थी। आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ तक, आगरा से चित्तौड़गढ़ तक एक सड़क बनवाई थी। लाहौर से मुल्तान तक एक सड़क बनवाई थी। तो 4 सड़क इसकी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के बारे में इसने बहुत सारे रिसर्च किए, मतलब अलग अलग काम किए मुद्रा के क्षेत्र में भी। इसने 2 तरह के सिक्के चलाए थे, एक था रुपया, दूसरा था दाम। तो रुपया चांदी का होता था 180 ग्रेन का, जो दाम होता था वो तांबे का होता था 380 ग्रेन का। तो रुपया 180 ग्रेन और दाम जो है 380 ग्रेन। और इसका अगर अनुपात पूछा जाए, तो अनुपात रुपये और दाम का, तो रुपया बड़ा होता था, दाम छोटा, तो 1:64 के अनुपात में रखा जाता था दोनों को, अगर समानता दी जाए तो। आगे बात करेंगे शेरशाह के समय में ही एक चीज़ पूछा जाता है कि किसके समय में क्या हुआ। तो पद्मावत की रचना हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किसके टाइम पीरियड में की थी? तो शेरशाह के टाइम पीरियड में की थी। पद्मावत किस पे आधारित है? अलाउद्दीन खिलजी पे आधारित है। तो ये बाद में लिखी गई है, इसलिए इसे इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। जो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के वश में आके कहा, इसमें लिखा है ऐसा कि पद्मावती के वश में आके आक्रमण किया था उसकी सुंदरता के लिए। अब आते हैं अकबर पे। तो 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी, उसके बाद अकबर शासक बना। जन्म हुआ था 1542 में राजा बीर साल के महल में, जो अमरकोट के राजा बीर साल के महल में। राज्याभिषेक हुआ था इसका 14 फरवरी 1556। यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर काफ़ी महान शासक था, तो 14 फरवरी डेट भी याद रखनी है, इसका ईयर भी। इसके अलावा इसकी जो उपाधि थी वो थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसके आगे नाम क्या लगा है? जलालुद्दीन। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था तो वो पंजाब में हुआ था, पंजाब के कालानौर में। बचपन का नाम जलाल था अकबर के। शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। शिक्षक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। 1556 से 1560 के बीच में बैरम खां ने इसको संरक्षण दिया था। बैरम खां के संरक्षण में ये सारे काम करता था अकबर। बैरम खां को ये खानी बाबा बोलता था, खानी बाबा। आगे बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई इसने 1556 में लड़ी थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उसके बाद ही इसने हेमू से लड़ाई लड़ी थी। तो अकबर ने हेमू को हराया था इस युद्ध में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और ये दूसरी लड़ाई है पानीपत की, जो कि 1556 में लड़ी गई, और हेमू को हराया था अकबर ने। हेमू ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बात करेंगे 1561 में बैरम खां की हत्या हो गई थी, जो इसको संरक्षण देता था अकबर को। बैरम खां की हत्या किसने की थी? मुबारक खां ने। मक्का जा रहे थे बैरम खां, उसी टाइम पे हत्या कर दी गई थी। तो बैरम खां की विधवा, जो कि सलीमा नाम था उनका, उनसे विवाह कर लिया था अकबर ने। और बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको भी अपने यहाँ मतलब नौकरी पर रख लिया। बाद में खाने खाना की उपाधि भी दी गई अब्दुल रहीम को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ जो काफ़ी इसने राज्यों को जीता था वो सब देख लेते हैं। तो मालवा की विजय की थी 1561 में, जिसमें बाज बहादुर को हराया था। बाज बहादुर मालवा का शासक था, पूछा जा सकता है। इसमें शासकों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पत्नी रूपमती ने जहर खा लिया था। मालवा की राजा बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खा लिया था। दोनों की मजार स्थित है कहाँ पे? उज्जैन में। ये मजार भी पूछी जा सकती है अगर आप MPPSC वगैरह का पेपर देंगे। नेक्स्ट इसने जो आक्रमण किया था, चुनार पे आक्रमण किया था। चुनार का किला जीता था 1561 में ही, पहले मालवा फिर चुनार। सही एकदम क्रम यही है जो यहाँ पे लिखा है। गोंडवाना की विजय की थी 1564 में, जिसमें रानी दुर्गावती को हराया था 1564 में। अब कुछ राजपूताना विजय, जो राजपूत वाला एरिया इन्होंने जीता था अकबर ने। पहला आमेर जीता था 1562 में, जिसमें यहाँ आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह कर दिया था अकबर से। हरखाबाई जो सीरियल में आपको जोधाबाई नाम से मिलती हैं, एक अलग जोधाबाई भी मिलेंगी जो जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन हरखाबाई को भी सीरियल में जोधाबाई ही दिखाया है। तो ये हरखाबाई किसकी बेटी थी? भारमल की, आमेर के राजा की। मेड़ता पर आक्रमण किया था 1562 में, और जिसमें जयमल को इसने पराजित किया था अकबर ने। मेवाड़ पे आक्रमण किया 1564 में, जिसमें उदय सिंह को पराजित किया था। इसमें अकबर स्वयं गया था और सब जगह अपने सेनापतियों को भेजता था। मेवाड़ जब विजय की थी 1568 में, तब उदय सिंह को हराया था और अकबर स्वयं गया था। नेक्स्ट है रणथंभौर विजय, जो कि 1559 में हुई थी। सभी आपको याद नहीं रखना है, इसका ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ की विजय की थी वो चीज़ें देख लीजिएगा। 1569 में सुरजन राय को हराया था। उसके बाद कलिंजर पे आक्रमण किया था 1569 में ही। रामचंद्र को हराया था। मारवाड़ पे आक्रमण किया था 1570 में। चंद्रसेन को हराया था। जैसलमेर पे 1570 में आक्रमण किया और हर राय को हराया।
उसके बाद बीकानेर में भी 1570 में ही आक्रमण किया, राय कल्याणमल को हराया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा था? हकीम खां सूर, और अकबर की तरफ से राजा मानसिंह। नेक्स्ट है गुजरात पे आक्रमण किया था 1571 में, मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था इसमें। उसके बाद दोबारा फिर से आक्रमण किया था गुजरात पे 1572 में, जिसमें हुसैन मिर्जा का विद्रोह हुआ था, उसके लिए गया था अकबर। उसके बाद ही आके इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। इस गुजरात के दूसरे आक्रमण के दौरान भी अकबर स्वयं गया था। इससे पहले हमने देखा था कि मेवाड़ पे आक्रमण के टाइम भी अकबर स्वयं गया था, गुजरात के दूसरे आक्रमण के दौरान भी ये स्वयं गया था। बंगाल बिहार पे आक्रमण इसने कब किया था? 1574-76 में दाऊद खां के विरुद्ध। काबुल पर 1581 में हकीम मिर्जा के विरुद्ध। हर जगह अकबर की ही जीत हो रही है, ये देखिएगा, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर पे आक्रमण किया था 1586 में, जिसमें यूसुफ खां और याकूब खां के विरुद्ध था ये आक्रमण। सिंध में किया था 1591 में, जिसमें जानी बेग को हराया था। उड़ीसा पर किया था 1590-91 में, जिसमें निसार खां को हराया था। बलूचिस्तान पर किया था 1595 में, पन्नी अफगान को हराया था। कंधार पर किया था 1595 में, जिसमें मुजफ्फर हुसैन को हराया था। तो ये पूरी आपको जो PDF है मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ के साथ ही, जिसमें 13 टेस्ट हो चुके हैं। ये पूरी PDF जितने भी क्रैश कोर्स के PDF होंगे या पिछले जितने भी वीडियो हो गए हैं, सबके PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दक्षिण विजय देख लीजिए, अहमदनगर पर 1596 में इसने विजय की थी। खानदेश पर 1593 से 1600 के बीच में लगातार इसने विजय विहार यहाँ पे चलता रहा था। अंतिम अगर अकबर की विजय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अंतिम विजय कौन सी थी, तो असीरगढ़ की विजय, असीरगढ़ के किले को जीता था 1601 में। और यहाँ पे शासक कौन था? मीर बहादुर। तो मीर बहादुर को असीर करके युद्ध में हराया था, जो कि अकबर का अंतिम अभियान था। नवरत्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन शामिल थे नवरत्नों में, या इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो सबका नाम पता होना चाहिए। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम का नाम कहीं कहीं अलग मिल जाता है, तो ये सभी नाम देख लीजिए, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक जो अकबर के समय की इंपॉर्टेंट है, अकबर से संबंधित है। तबकात-ए नासिरी, जिसकी रचना की है, पूछा जाता है इन पुस्तकों के बारे में, तो ये निजामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना की है। अकबरनामा की रचना किसने की है? फैजी सरहिंदी ने, फैजी सरहिंदी। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख घटनाएं अकबर के टाइम पे। 1560 से 64 के बीच में पर्दा शासन कहा जाता है, 60 से 64 वाला जो टाइम पीरियड था, क्योंकि 60 में बैरम खां की हत्या हो गई थी, 61 में हत्या हो गई थी। जो 60 तक का 56 से 60 तक का टाइम था वो बैरम खां का टाइम था। उसके बाद 60 से 64 का टाइम पर्दा शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महामनगा का टाइम था, जो कि इनकी धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ थी, तो उनका ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व रहा था इस टाइम पीरियड में। फिर आता है 1562 में दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, दास प्रथा का। 63 में ये चीज़ें, इसका क्रम पूछा जाता है तो ये सभी क्रम याद होना चाहिए, आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। 1564 में जजिया समाप्त किया था, तो पहले दास प्रथा को ख़त्म किया, फिर तीर्थ यात्रा, फिर जजिया। उसके बाद 1571 में फतेहपुर की सीकरी की स्थापना करवाई थी। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था, यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही। उसके बाद 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि सभी धर्म के आचार्य जो हैं आए, अभी हम आचार्यों को भी डिस्कस करेंगे किस धर्म की तरफ से कौन आया, तो सबके लिए खोला था। 1578 में स्थापना हुई थी, 1575 में, 75 में इबादत खाने की स्थापना, 1578 में सबके लिए खोला गया। फिर 1579 में मजहर की घोषणा हुई, 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में दरसाला प्रणाली लागू हुई, ये लागू किसने की? टोडरमल ने, दरसाला प्रणाली 1582 टोडरमल। 1583 में इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने। 1585 में राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था लाहौर, 1585। नेक्स्ट है, तो ये राजधानी स्थानांतरण जो है था 1585 वाला, ये फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया था। जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को पहले राजधानी बनाया था, बाद में 1585 में लाहौर को बना दिया था। नेक्स्ट है इबादत खाने में कौन कौन आए थे, उन धर्माचार्यों के नाम। हिंदू धर्म की तरफ से देवी और पुरुषोत्तम आए थे। जैन धर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरि विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी आए थे। विजय सेन भी आए थे, लेकिन ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरि विजय और जिन चंद्र। हरि विजय को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। हरि जगत मतलब जगत हरि, ये मैंने टेस्ट सीरीज वाले में भी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखा है। तो आगे यहाँ पे पारसी धर्म की तरफ से कौन आया था? दस्तूर मेहरजी राणा, दस्तूर मेहरजी राणा पारसी धर्म की तरफ से। ईसाई धर्म की तरफ से रोडोल्फ एकाबीबा, एंटोनी मोन्सेराट। एंटोनी मोन्सेराट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पादरी थे, पुर्तगालियों की तरफ से इन्हें भेजा गया था ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म के आचार्य के रूप में। नेक्स्ट है
कुछ चीज़ें इसने शुरुआत कराई थी अकबर ने, झरोखा दर्शन, तुलादान की शुरुआत। रामदास, जो गुरु रामदास थे सिख धर्म के, उनको 500 बीघा की ज़मीन दी थी, जिसपे बाद में उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। सती प्रथा रोकने का इन्होंने प्रयास किया था अकबर ने। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की थी अकबर ने, और विवाह की जो आयु है उसे कम करने का प्रयास किया था। लड़कों की आयु इसने स्थापित की थी कि 16 वर्ष लड़कों की आयु होनी चाहिए और लड़कियों की 14 वर्ष, लड़कों की 16 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष। नेक्स्ट है, अकबर के टाइम पे कई विद्रोह हुए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो विद्रोह था वो उज्बेकों का विद्रोह हुआ था 1564 में। अकबर पर फतवा किसने जारी किया था? तो जौनपुर के काजी ने। पूछा जाता है कि कहाँ के काजी ने, कहाँ से फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ? जौनपुर से। ये काजी कौन थे? मुल्ला मोहम्मद याजदी। उसके बाद 1581 में अफगान बलीचियों ने विद्रोह किया और इसी 1581 वाले विद्रोह के दौरान, अफगानियों के विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल की मृत्यु 1581। फिर उसके बाद 1599 में शहजादा सलीम, जो कि इसका बेटा था जहांगीर, जिसका नाम बाद में पड़ा, 1599 में सलीम ने विद्रोह कर दिया था और खुद को इलाहाबाद में जाके स्वतंत्र घोषित कर दिया था अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है 1609 में वीर सिंह बुंदेला, जो कि ओरछा का शासक था, उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी, जो नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल। उसकी हत्या हो गई। किसके कहने पर यह हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने? सलीम के कहने पे, इसी शहजादे सलीम के कहने पे। फिर 1605 में अकबर की खुद मृत्यु हो गई, 1605 में। उसके बाद शासक कौन बना? जहांगीर। उसके बाद ये सुधर गया था, बाद में मानने लगा था अकबर को। पहले ये जब तक अकबर जिंदा थे, सही थे, तब तक ये काफ़ी विरोधी था अकबर का। अब जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक था। अन्य नाम सलीम था, सलीम चिश्ती के नाम पे। सलीम चिश्ती के एक संत थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। उन्हीं की पूजा, उन्हीं की उपासना करके ही अकबर का सलीम का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इन्हीं के नाम पे फिर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने। सोने की जंजीर थी एक, जो आगरा के किले से लेके यमुना तट पे एक स्तंभ था, वहाँ तक इसको डाला गया था, एक जंजीर को। इसे न्याय की जंजीर कहते थे। इसकी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। इसके अलावा जहांगीर ने 5वें गुरु, जो जिनका नाम था अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी। किस लिए फांसी दी थी? क्योंकि जहांगीर का जो बड़ा बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, तो उसकी मदद की थी अर्जुन देव ने। खुसरो की मदद के लिए, उनको सजा देने के लिए अर्जुन देव को इसने फांसी दे दी थी, अर्जुन देव को। उसके बाद फिर ये विद्रोह खुसरो का हुआ कब था? 1606 में। और इस विद्रोह के बाद एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है भेरावल का युद्ध। भेरावल का युद्ध पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था? तो खुसरो और जहांगीर के बीच में। अपने बेटे से युद्ध करना पड़ा था जहांगीर को। पहले जब अकबर जिंदा थे तो जहांगीर खुद विद्रोह कर रहा था, उसके बाद खुद ही यही इसको देखना पड़ा विद्रोह किसका? अपने बेटे खुसरो का। आगे बात करेंगे खुर्रम, जिसका नाम बाद में शाहजहां रखा। तो ये शाहजहां नाम, जो उपाधि मिली थी खुर्रम को, वो कब मिली थी? तो एक दक्षिण भारत का शासक था मलिक अंबर, उसके विरुद्ध खुर्रम ने एक अभियान किया था जिसमें उसकी जीत हुई खुर्रम की। तो खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था। किसके टाइम पे? अगर पूछा जाए किसके टाइम पे कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, तो जहांगीर के टाइम पे। आगे बात करेंगे, सूरदास को आश्रय दिया था। सूरदास, जो कि सूर सागर जिनकी रचना है, उनको आश्रय किसने दिया? जहांगीर ने। हिंदू जज नियुक्त किया था, श्रीकांत नाम के हिंदू जज को नियुक्त किया था, जैसे हिंदुओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जहांगीर काफ़ी हद तक, जो अकबर था, जिस तरह से सहिष्णु था, उसी तरह से इसने भी व्यवहार किया लोगों के साथ। इसके टाइम पे कई सारे विदेशी आए। हॉकिंस आया 1608 में, सर टॉमस रो 1615 में दरबार में आए थे। और हॉकिंस को इसने फिरंगी खां की उपाधि दी थी खुश होकर, क्योंकि वो तुर्की वगैरह भाषा बहुत अच्छी बोलता था, फारसी तुर्की। इसके अलावा विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी आए थे। विदेशी यात्रियों का एक मैंने अलग वीडियो बनाया था जो अपलोड किया है, और यूपीपीसीएस जो क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जहांगीर के बारे में। इसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, जो कि पहले नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा, बाद में नूरजहां रखा गया, उपाधि मिली। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो कभी कभी ऑप्शन में नूरजहां लिखा रहता है गुलाब से इत्र बनाने के लिए, लेकिन खोजी किसने थी? अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट, जहांगीर के पुत्र कौन कौन से थे? तो खुसरो था जो सबसे बड़ा, फिर परवेज़ था, खुर्रम था, शहरयार था, जहांदार था। खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। नूरजहां गुट किसे कहते थे? तो एक गुट था जो नूरजहां से मिला हुआ था, मतलब नूरजहां का एक अपना गुट था। नूरजहां के जो पति थे अब्दुल्ला नाम था उनका, उसको मार दिया था जहांगीर ने। उसके बाद नूरजहां से विवाह किया था, इसलिए नूरजहां हमेशा खफा रहती थी जहांगीर से। तो इसने अपना एक अलग गुट बना लिया था। इत्मादुद्दौला उसमें सम्मिलित थे, जो कि नूरजहां के पिता थे। अस्मत बेगम, जो कि इसकी माँ थी, वो इसमें थी। आसफ खां नूरजहां का भाई था। शहजादा खुर्रम, जो कि इसका बेटा था।
तो ये चीज़ पूछी जाती है कि नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो खुसरो इसमें शामिल नहीं था, याद रखिएगा, खुर्रम शामिल था। इसके अलावा एतमादुद्दौला का एक मकबरा बनाया था, अपने पिता का एक मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, जो कि आगरा में स्थित है, एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें पहली बार पित्रा-दुर्रा शैली की एक चित्रकारी की शैली होती है पित्रा-दुर्रा, उसका यूज़ कहाँ पे किया गया था? एतमादुद्दौला के मकबरे में। एतमादुद्दौला का मूल नाम एतमादुद्दौला नहीं था, नाम था गयास बेग। बाद में जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी एतमादुद्दौला की। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अमर सिंह के साथ एक संधि की थी, जो कि 1615 में हुई थी। पूछा जा सकता है, अमर सिंह की संधि इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के टाइम पे चित्रकला जो शैली थी वो एकदम अपने शीर्ष पर थी। कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जहांगीर के टाइम पे। पहला है आगा रिजा, जो कि इसके नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी जहांगीर ने। अबुल हसन, जिसे इसने उपाधि दी थी नादिर उज जमा की, जो पोर्ट्रेट फोटो मतलब लोगों की, व्यक्तियों के फेसेस बनाता था। इसके अलावा कुछ और थे चित्रकार, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, जिसने इसने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे उपाधियाँ मिली हैं, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। बिशन दास था, मनोहर था, गोवर्धन था, फारूक बेग, दौलत खां, तो ये सभी इसके टाइम के, जहांगीर के टाइम पे चित्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जहांगीर की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई? 1627 में। मकबरा स्थित है शाहदरा में, जो कि लाहौर में स्थित है। शाहदरा रावी नदी के किनारे। तो दो मुगल शासक का मकबरा जो है इंडिया से बाहर है। एक तो ये जहांगीर का हो गया, दूसरा बाबर का मकबरा जो कि काबुल में स्थित है। आगे बात करेंगे शाहजहां, जो कि राजा बना, पहले खुर्रम नाम था इसका। 1627 से 1657 के बीच ये राजा था, 1627 से 1657। उपाधि थी किरण ए सानी। किरण ए सानी किसकी उपाधि है? शाहजहां की। इसके अलावा शाहजहां ने आसफ खां को वजीर बनाया था, महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में। ताजमहल की रूपरेखा अगर पूछा जाए किसने बनाई थी, तो उस्ताद ईशा ने। और ताजमहल बनाने वाला कलाकार कौन था, स्थापत्य जिसने पूरा स्थापित किया था, वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा मीर जुमला नाम के व्यक्ति से इसने कोहिनूर को प्राप्त किया था, कोहिनूर हीरा इसे मिला था शाहजहां को। स्थापत्य कला का एक स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के टाइम को। इसके टाइम पे चित्रकला जो थी वो शैली थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगी। चित्रकला पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन स्थापत्य पे बिल्डिंग्स बनाई गई बड़ी बड़ी। लाल किला की स्थापना करवाई इसने दिल्ली में। दीवाने आम बनाया, दीवाने खास। जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई, लाहौर का शीश महल बनवाया। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है शाहजहां का स्थापत्य। आगे बात करेंगे 1632 में इसने अहमदनगर को जीता था। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 1632 में हुगली में पुर्तगालियों का घेरा डाला था 1632 में। इसके पुत्र के नाम कौन कौन से थे? तो दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब था, मुराद था, शाह शुजा था। सबसे बड़ा था दारा शिकोह, इसी को राजा बनाना चाहता था शाहजहां। अगर पूछा जाए लघु अकबर किसे कहते हैं, तो दारा शिकोह को, क्योंकि ये काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति था दारा शिकोह। पुत्रियों के नाम इसके देख लीजिए, शाहजहां की पुत्रियों के नाम जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये जो बेटियां थी इसकी, जितने इसके पुत्र थे बाद में जो उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे थे, ये अलग अलग बेटियां अलग अलग लोगों के साथ हो गई थी। जहां आरा ने साथ दिया था किसका? दारा शिकोह का। ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था। जब शाहजहां बीमार था उसी टाइम पे शाह शुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। जब शाहजहां बीमार था तभी से लड़ाई होने लगी थी सब भाइयों के बीच में राज्य के लिए। अब उत्तराधिकार के लिए कुछ युद्ध हुए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था। ये शाह शुजा और शाही सेना के बीच में हुआ था। शाह शुजा जो एक बेटा था इसका, उसके और शाही सेना के बीच में हुआ था। फिर हुआ था धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब मुराद एक तरफ थे, शाही सेना एक तरफ थी। फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत के बाद आता है सामूगढ़। मई 1658 में युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता था। जितना युद्ध औरंगजेब लड़ता था सब में हरा देता था सबको। फिर आता है खंजुआ का युद्ध, जो कि जनवरी 1659 में हुआ था शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता। देवराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें अंतिम रूप से दारा शिकोह हार गया था। क्योंकि पूछा जाए कि अंतिम रूप से दारा शिकोह का जो भाग्य का निश्चय किसमें हो गया था कि ये राजा नहीं बनेगा, तो यही देवराई का युद्ध था, जो कि मार्च 1659 में हुआ था। एक बार क्रम फिर से देख लीजिए, बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। आगे बढ़ेंगे। शाहजहां के बारे में कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। इसने सिजदा और पैबोस वाली जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। इलाही संवत जो कि अकबर ने शुरू किया था, उसकी जगह पे हिजरी संवत की शुरुआत की।
तीर्थ यात्रा कर लगाया था, लेकिन बाद में हटा लिया था कुछ हिंदू संतों के कहने पे। कई हिंदू मंदिर तोड़े थे, शाहजहाँ के टाइम पे तोड़े गए थे कई सारे हिंदू मंदिर। कलीम को इसने राज कवि की उपाधि दी थी। दारा सिकोह की एक रचना है जो इम्पोर्टेंट है। दारा सिकोह इसी का बड़ा वाला बेटा था, तो उसकी रचना है नज्म उल बहरीन। दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। ये जो इसकी रचना है दारा सिकोह की, ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। दारा सिकोह किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो कादरी संप्रदाय को मानने वाला था। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ नाम था, वो शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में ये दिए हैं शाहजहाँ के बारे में। अब आता है औरंगजेब का शासनकाल, जो कि 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब का अन्य नाम जो है आलमगीर था, काफ़ी पूछा जाता है औरंगजेब का अन्य नाम। पहला 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। पहला राज्याभिषेक मई 1659 में हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 में हुआ था। तो पहला तुरंत हो गया था जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, उसके बाद फिर से हुआ था। इसके पहले हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। गुरु इसके कौन थे औरंगजेब के? तो मीर मोहम्मद हकीम। सुन्नी धर्म को मानने वाला था, एक कट्टर ये मुस्लिम था औरंगजेब। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर कुछ लोगों ने कहा था, कुछ मुस्लिमों ने इसको। पुरंदर की संधि इसके टाइम पे हुई थी। पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1665 में हुई थी। शिवाजी के साथ संधि हुई थी ये, और इसमें मुगलों की तरफ से औरंगजेब की तरफ से कौन गया था? जय सिंह गए थे। इसने 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 5वें गुरु की हत्या किसने करवाई थी? अर्जुन देव की, उसको करवाया था जहांगीर ने। और 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने। और ये कब कराई थी? 1675 में। 1679 में औरंगजेब ने जजिया को पुनः लगा दिया था, जजिया कर। 1679 में ही इसने अपनी पत्नी रबिया बेगम के मरने पे बीबी का मकबरा बनवाया था। तो पूछा जाता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में इसने एक मकबरा बनाया था, जिसे ताजमहल की नकल माना जाता है। इसका पुत्र था अकबर, वो वाला अकबर नहीं जो भी हमने देखा। इसका एक पुत्र का नाम था अकबर, जिसने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ 1681 में। कई सारी चीज़ें इसने बंद करवा दी थी क्योंकि ये काफ़ी कट्टरपंथी था। तो जो भी उलेमा लोग कहते थे कि ये चीज़ बैन है इस्लाम में, वो सब बंद करवा देता था। तो झरोखा दर्शन बंद करवाया था, तुलादान, नवरोज़ त्यौहार बंद करवाया था, जो बलवन ने शुरू करवाया था उसको इसने बंद करवा दिया। गाना कलमा सब पे रोक लगा दी थी। इसके अलावा औरंगजेब ने एक नारा दिया था कि दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में चेंज करना है, इस्लामिक देश में परिवर्तित करना है। ये नारा दिया था औरंगजेब ने। इसके टाइम पे एक विदेशी आया था जिसका नाम था बर्नियर। पूछा जा सकता है कहाँ से आया था? तो फ्रांसीसी एक चिकित्सक था बर्नियर, जो कि औरंगजेब की चिकित्सा करता था। इसके अलावा 1686 में अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर किया था औरंगजेब ने। 1687 में गोलकुंडा पर विजय की थी। 1687 में गोलकुंडा विजय। इसके अलावा इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? औरंगजेब ने। कब लगाया था? 1663 में। 1683 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इससे पहले अकबर भी ये कोशिश कर चुका था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का, लेकिन कर नहीं पाया था। मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707। मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ये मकबरा किसने बनवाया था? मोहम्मद आजम, जो कि इसका बेटा था, उसने ये मकबरे का निर्माण कराया था। इस तरह से पूरा मुगल वंश खत्म हो गया। लेटर मुगल बचा हुआ है। लेटर मुगल में केवल कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, उनका क्रम याद होना चाहिए, तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए और सारे PDF के लिए, क्रैश कोर्स के सारे PDF और पिछले भी जितने हो चुके हैं सबके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।